हम कहते हैं रेटिनाइड है या कैरोटिनाइड है। अब ये दो फॉर्म में अवेलेबल होती है विटामिन ए जो है, ये दो फॉर्म्स में अवेलेबल होती है, एक तो प्री फॉर्म्ड विटामिन, दूसरी प्रो विटामिन। जो प्री फॉर्म्ड विटामिन होती हैं, प्री फॉर्म्ड विटामिन ये जो होती हैं इनको हम रेटिनॉल कहते हैं। ठीक, इनको हम रेटिनॉल कहते हैं। और जो प्रो विटामिन होती हैं, प्रो विटामिन का मतलब जो आफ्टर कन्वर्जन जो है वो विटामिन में चेंज होंगी। तो प्रो विटामिन कौन सी होंगी इसमें? बीटा कैरोटीन। और जो ये कन्वर्जन का रेशियो है वो 1:8 का होता है, यानी कि ना 8 टाइम्स बीटा कैरोटीन चाहिए तब जाके वो एक पार्ट रेटिनॉल में वो चेंज होती है, उसका कन्वर्जन होता है। तो उसी हिसाब से इसकी नॉर्मल डोजिंग भी उसी हिसाब से की जाती है कि बीटा कैरोटीन कितना होगी तो उससे कितना रेटिनॉल कन्वर्ट होके मिलेगा हमें। तो दो तरीके से प्री फॉर्म विटामिन जो होती है वो रेटिनॉल होती है, और प्रो विटामिन जो होती है वो बीटा कैरोटीन्स होती हैं। तीन और इसके अलग अलग स्पेसिफिक नेम है, ये रेटिनॉल, रेटिनाइड और कैरोटिनाइड्स के नाम से अब इनका फंक्शन क्या होता है? विटामिन ए का नॉर्मल फंक्शन क्या होता है? इसका फंक्शन क्या होता है विटामिन ए का? सबसे पहला जो इसका सबसे मेजर फंक्शन होता है प्रोडक्शन ऑफ रेटिनॉल पिगमेंट्स। प्रोडक्शन ऑफ रेटिनॉल पिगमेंट्स। अब ये जो रेटिनॉल पिगमेंट्स है इनका वर्क क्या है? जो डिम लाइट में विजन के लिए किस चीज की जरूरत पड़ती है? हमें रेटिनॉल पिगमेंट्स की जरूरत पड़ती है। दीज रेटिनॉल पिगमेंट्स आर नीडेड फॉर विजन इन डिम लाइट। इसीलिए विटामिन ए की डिफिशियंसी से क्या होता है? नाइट ब्लाइंडनेस। मेजर फंक्शन इसका क्या? प्रोडक्शन ऑफ रेटिनॉल पिगमेंट्स। और ये रेटिनॉल पिगमेंट्स क्या करते हैं? डिम लाइट में देखने के लिए इन्हीं रेटिनॉल पिगमेंट्स की जरूरत पड़ती है। तो इसलिए विटामिन ए की डिफिशियंसी से जो डिजीज होती है वो कौन सी होती है? नाइट ब्लाइंडनेस होती है। इसके अलावा और दूसरे फंक्शंस भी हैं इसके, लेकिन इसका सबसे इंपॉर्टेंट और मेजर फंक्शन जो है वो वही प्रोडक्शन ऑफ रेटिनॉल पिगमेंट्स ना। सेकंड जो है, और जो स्पेशली जो है स्केलेटल ग्रोथ को ये सपोर्ट करती है। विटामिन ए सपोर्ट्स स्केलेटल ग्रोथ को सपोर्ट करती है। और थर्ड इसका फंक्शन जो बताया गया है, प्रोबेबली इट इज एंटी इन्फेक्टिव, यानी इन्फेक्शन के अगेंस्ट जो है ये काम करती है। तो इसके दो तीन फंक्शन है। मेजर फंक्शन इसका है प्रोडक्शन ऑफ रेटिनॉल पिगमेंट्स, जो जरूरी होता है फॉर विजन इन डिम लाइट। इसके अलावा इट सपोर्ट्स स्केलेटल ग्रोथ एंड इट इज एंटी इन्फेक्टिव। इसका जो मेजर सोर्स होता है विटामिन ए का, सोर्स कौन सा होगा? सोर्स तो दो तरीके से इसके सोर्स को डिवाइड किया जाता है, एक तो एनिमल फूड, दूसरे प्लांट फूड। एनिमल फूड में कौन कौन से फूड है जिनमें विटामिन ए पाई जाती है? फिश, हाँ, फिश लिवर ऑयल, लिवर, हाँ। फिश लिवर ऑयल है। एग्स है, बटर। एग्स बटर, ठीक है। और जो भी डेयरी प्रोडक्ट्स हैं उनमें विटामिन ए पाई जाती है अलॉन्ग विथ मीट। अब जो प्लांट सोर्स इसके होते हैं, यानी कौन कौन से प्लांट फूड्स में विटामिन ए पाया जाता है? तो कॉमनली जो प्लांट फूड है ना, सैलड। स्पेशली ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स का नाम। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स आप कह दीजिए, सब कवर हो जाएगा आपका। और अब इनमें से कोई पूछे कि इसमें सबसे ज्यादा इन वेजिटेबल्स में सबसे ज्यादा किस में विटामिन ए मिलती है, तो स्पेशली जो है स्पिनच।
ठीक है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स स्पेशली स्पिनच, इसमें जो है विटामिन ए का ज्यादा सोर्स है। अब क्वेश्चन ये बनता है कि व्हाट इज द रिचेस्ट सोर्स ऑफ रेटिनॉल। मैं रेटिनॉल की बात करूं, जो प्री फाउंड विटामिन है रेटिनॉल, इसका रिचेस्ट सोर्स क्या होगा? रिचेस्ट सोर्स ऑफ रेटिनॉल, ये जो है ना फिश लीवर ऑयल, फिश लीवर ऑयल इज द रिचेस्ट सोर्स ऑफ रेटिनॉल। अब फिश लीवर ऑयल को और स्पेसिफिक अगर कर दिया जाए, फिश लीवर ऑयल को और स्पेसिफिकली कोई पूछे कि कौन सा फिश लीवर ऑयल। हार्बर्ट फिश। हाँ, हेलीबट लीवर ऑयल, हाँ, हेलीबट लीवर ऑयल, ये जो है रिचेस्ट सोर्स ऑफ रेटिनॉल है। ठीक है, दिस इज द रिचेस्ट सोर्स ऑफ रेटिनॉल। ठीक है, ये दोनों हो गए। अब एक चीज इसमें ये कही जाती है कि द डार्कर द ग्रीन लीफ, ग्रीन वेजिटेबल्स की बात अगर मैं करूं, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में हमने नाम दिया था, तो एक इसमें कोटेशन है, द डार्कर द ग्रीन लीव्स हायर इट्स कैरोटीन कंटेंट। द डार्कर द ग्रीन लीव्स हायर इट्स कैरोटीन कंटेंट। इसके अलावा जो ग्रीन और येलो फ्रूट्स होते हैं, जो ग्रीन और येलो फ्रूट्स होते हैं, उसमें भी कैरोटीन बहुत पाया जाता है। स्पेशली अगर आप बात करें तो येलो फ्रूट्स कौन से होंगे? लाइक मैंगो, ग्रीन में पपाया, ग्रीन येलो दोनों हो जाए, तो पपाया और मैंगो ये जो फ्रूट्स है ना, इसमें भी कैरोटीन कंटेंट बहुत ज्यादा होता है। और साथ में एक चीज अभी भी मिसिंग है, कोई बता सकता है कि कौन सा फूड आइटम जो है अभी इसमें इंक्लूडेड नहीं है? कैरेट, गाजर। हाँ, कैरेट रूट्स, कैरेट रूट्स, ये भी क्या है, बहुत रिच सोर्स है किसका, रेटिनॉल का। ठीक, ये सारे सोर्सेज हो गए। इसका फंक्शन क्या, प्रोडक्शन ऑफ रेटिनॉल पिगमेंट्स। और ये रेटिनॉल पिगमेंट्स की जरूरत कहाँ पे पड़ती है? रात में, यानी अंधेरे में देखने के लिए, है ना, नीडेड फॉर विजन इन डिम लाइट। इसके अलावा ये स्केलेटल ग्रोथ, इसको भी सपोर्ट करता है विटामिन ए। और साथ में इसका रोल क्या है, एंटी इन्फेक्टिव है। ठीक है, ये सारे इसके रोल हो गए। अब इसकी डिफिशियंसी और इसके न्यूट्रिशन क्या क्या कितनी जरूरत पड़ती है अलॉन्ग विथ एज, ये देखेंगे। तो इसकी डिफिशियंसी से क्या होता है, नाइट ब्लाइंडनेस होती है ना, विटामिन ए की डिफिशियंसी से नाइट ब्लाइंडनेस होती है। ठीक है, और इसको एज ए प्रोफाइलेक्सिस कैसे यूज किया जाता है, एज ए प्रोफाइलेक्सिस की बात मैं कर रहा हूँ। विटामिन ए एज ए प्रोफाइलेक्सिस हम कब और कैसे यूज करते हैं? तो यार अलॉन्ग विथ मीजल्स हम जो शुरू करते हैं ना, वही इसकी प्रोफाइलेक्सिस है। जरूरत है नहीं है, लेकिन एज ए प्रोफाइलेक्सिस विटामिन ए जो है 9 मंथ से शुरू कर दी जाती है बच्चों में, लॉन्ग विथ मीजल्स वैक्सीन। तो वो प्रोफाइलेक्सिस के तौर पे यूज की जाती है। तो उसी की तरीके से अप टू 6 ईयर्स, यानी अप टू 60 मंथ ऑफ एज, हम विटामिन ए को देते हैं। फर्स्ट डोज जो होती है उसकी 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट होती है, कब, 9 मंथ में, अलॉन्ग विथ मीजल्स। उसके बाद आप 18 मंथ पे सेकेंड डोज दीजिए, 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट। और फिर 6 मंथ के गैप पे अप टू 60 मंथ तक आप विटामिन ए देते रहिए उसको, 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट के हिसाब से। तो टोटल जो होती है वो 17 डोज बनती हैं, 17, सॉरी ना, 17 लाख इंटरनेशनल यूनिट जो है उसकी पूरी डोज बनती है विटामिन ए की, जो एज ए प्रोफाइलेक्सिस हम यूज करते हैं अंडर नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल। विटामिन ए कैसे दिया गया, 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट एट 9 मंथ एज अलॉन्ग विथ मीजल्स वैक्सीन। ठीक है, अब उसके बाद एवरी 6 मंथ देयर आफ्टर हम 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट देते हैं टिल द एज ऑफ 5 ईयर्स। कैसे, अगली जो डोज आपको देनी है, अगली जो डोज देनी है वो 18 मंथ पे दीजिए, फिर 24, 30, 36, 42, 48, 54 एंड 60 मंथ पे। ठीक है, टोटल हमने कितना दिया, 17 लाख इंटरनेशनल यूनिट हम दे रहे हैं। और टोटल नंबर ऑफ डोजेस कितनी हो रही है,
टोटल नंबर ऑफ डोजेज विटामिन ई की कितनी हो रही है? 9 नंबर, doses. हाँ, 9 डोजेज होती है इसमें। सॉरी, तो जीरो कर दीजिए ना। तो 9 डोजेज होती हैं। अब ये कैसे इसको एडमिनिस्टर किया जाता है, तो देखिए यहाँ पे जो रूट है इसका ओरल होता है, 2 ml स्पून से एडमिनिस्टर करते हैं। तो रूट जो होता है विटामिन ए का, ओरल रूट है एडमिनिस्ट्रेशन का, और 2 ml स्पून से इसको एडमिनिस्टर किया जाता है। अब विटामिन ए का सोल्यूशन जो होता है 2 ml स्पून है, तो जाहिर सी बात है कि 2 ml में कितना आना चाहिए, 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट आना चाहिए। उस हिसाब से पर ml जो है स्ट्रेंथ कितनी मिली, 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट मिली। पर ml के हिसाब से इसकी स्ट्रेंथ मिलती है हमें। ठीक है, यहाँ तक ये क्लियर है? सर वो आप रेशो के बारे में क्या बताए थे? किस चीज को? सर रेशो बताए थे आपकी 4:1 पहले इसमें। इसमें अभी, हाँ, अभी जब हम इसकी डोज कैलकुलेट करेंगे ना कैरोटीन की और रेटिनॉल की, तो वहां पे उस रेशियो का जिक्र आएगा, उसको तब और अच्छे से। अब अभी इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड पे वही चीज है कि इसकी डोज कैसे हम नॉर्मल पर्सन में देते हैं। ये तो एज ए प्रोफाइलैक्सिस अंडर नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल जो दिया जाता है बच्चों को, ये तो एज ए प्रोफाइलेक्टिक मेजर्स ये दिया जाना ही है। अब इसकी डिफिशियंसी से, इसकी विटामिन ए की डिफिशियंसी से क्या होती है? जीरोप्थैल्मिया। जीरोप्थैल्मिया का मतलब क्या है? ड्राई आई। और उसमें जो सिम्टम्स आते हैं नाइट ब्लाइंडनेस के। अकुलर मैनिफेस्टेशन ऑफ विटामिन ए डिफिशियंसी क्या है? जीरोप्थैल्मिया यानी ड्राई आईज। ठीक है ना, जीरोप्थैल्मिया क्या है? विटामिन ए डिफिशियंसी का अकुलर मैनिफेस्टेशन है, जिसको कहा जाता है ड्राई आईज। मोस्ट कॉमन है कौन सी एज ग्रुप में? 1 to 3 इयर्स के एज ग्रुप में, इसीलिए एज ए प्रोफाइलेक्टिक मेजर जो इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में विटामिन ए को शामिल किया गया है। फर्स्ट क्लिनिकल साइन क्या होगी? अब यहाँ पे दो चीजें आपको मिलेंगी, एक चीज और देखिए, हाँ। फर्स्ट क्लिनिकल साइन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिम्टम एंड साइन? सर साइन जो पेशेंट बताता है, सिम्टम्स तो डॉक्टर नोटिस करता है। आपने पूरे जज्बात बदल दिए, मतलब उल्टा हो गया पूरा. सिम्टम्स डाउट हो गया। पेशेंट बताते हैं, साइन डॉक्टर इन्वेस्ट करते हैं। साइन जो है एज ए फिजिशियन जिस चीज को हम ऑब्जर्व करते हैं, एज ए फिजिशियन, अगर कह लीजिए मैं डॉक्टर हूँ, कोई मेरे सामने आया, मैं देख रहा हूँ, तो मुझे उसकी आंखों के किनारों पे जेंथेलिस्मा मिल गया, है ना, थोड़ा सा एक वाइटिश स्पॉट टाइप का मिलता है, थोड़ा सा उभरा हुआ। तो अगर वो चीज मिल गई तो वो क्या होगी मेरे लिए? साइन हो गई। साइन हो गई। कोई पेशेंट आया हाइपरटेंशन का, और मुझे लग रहा है कि इसको हो सकता है कार्पल्मोनेल हो ऑलरेडी, या फिर इसको लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर हो सकता है, तो हम क्या करते हैं? पिटिंग एडिमा चेक कर लेते हैं। पिटिंग एडिमा, अब जो एडिमा मिलेगा वो मैं देखूंगा ना, पिटिंग है नॉन पिटिंग है, तो वो चीज हो जाती है साइन। यानी जो क्लिनिशियन या फिजिशियन जिस चीज को ऑब्जर्व करता है दैट इज साइन। और जो पेशेंट जो कंप्लेन लेके आता है, जो अपने बारे में बताता है, जो अपनी परेशानी, वो होती है सिम्टम। तो फर्स्ट क्लिनिकल साइन जो विटामिन ए डिफिशियंसी की, वो होती है कंजंक्टाइवल जीरोसिस। जीरोसिस के माने ड्राइनेस के होते हैं, ठीक। तो कंजंक्टाइवल जीरोसिस जो है फर्स्ट क्लिनिकल साइन है विटामिन ए डिफिशियंसी की। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक अपीयरेंस कैसे होती है कंजंक्टाइवल जीरोसिस की? इमर्जिंग लाइक सैंड बैंक्स एट रिसीडिंग टाइड। अब मान लीजिए रिसीडिंग टाइड का मतलब क्या है? कोई टाइड थी, वाटर टाइड, अब वो जब पीछे की तरफ वापस जाती है, पीछे जो सैंड बैंक्स बनते हैं, उसी को यहाँ पे इसकी कैरेक्टरिस्टिक अपीयरेंस दी गई, इमर्जिंग लाइक साइड बैंक्स एट रिसीडिंग टाइड। और जो फर्स्ट क्लिनिकल सिम्टम है, अब ये जो मरीज बताएगा, जो पेशेंट बताएगा आपको, फर्स्ट क्लिनिकल सिम्टम ऑफ विटामिन डिफिशियंसी दैट इज नाइट ब्लाइंडनेस। पहला क्लिनिकल सिम्टम जो है वो यही आके कंप्लेन करेगा कि मुझे रात में कम दिखता है। तो नाइट ब्लाइंडनेस की शिकायत करेगा, वो फर्स्ट क्लिनिकल सिम्टम है। और जो ऑब्जर्व करने के बाद क्लिनिशियन को जो चीज मिलेगी, वो हो जाती है कंजंक्टाइवल जीरोसिस। ठीक। अब इसमें एक थर्ड चीज है क्या? बाइटर्स स्पॉट्स मिलते हैं हमें। बाइटर्स स्पॉट, ये कैसे होते हैं? ट्राइंगुलर कर्ली व्हाइट और येलोविश फोमी स्पॉट्स ना ऑन बल्बर कंजंक्टिवा ऑन आइदर साइड ऑफ द कॉर्निया। देखिए आप लोग ना लेट ज्वाइन होते रहते हैं, उसमें क्या होता है, तो पूरा रिदम जो है वो बिगड़ जाता है। कोशिश करिए, मैंने पहले ही कहा था 9 बजे से, उसके बाद भी 10 मिनट हम लोग और इंतजार करते हैं। आप लोग उसी के दरमियान अगर ज्वाइन हो जाएंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा ना, दूसरों को भी परेशानी नहीं होगी, और साथ में जब एक फ्लो बनता है ना, वो बार बार टूटता रहता है। और ऐसा नहीं कि हर चीज हम लिख के लेके बैठे हैं,
कुछ चीजें होती है जो दिमाग में चलती रहती हैं, तो फिर वो वहीं पे होता है कि कुछ चीजें भूल गई जो बाद में बतानी पड़ती हैं। कोशिश करिए ऑन टाइम ज्वाइन होने की। एग्जाम में ऐसे लेट जाएंगे तो वापस कर दिए जाएंगे। तो जो व्हाइट हेड्स स्पॉट होते हैं ये कैसे होते हैं? ट्रायंगुलर पर्ली व्हाइट या येलोविश कलर के होते हैं। कहाँ पे? बल्बर कंजंक्टिवा, आइदर साइड ऑफ द कार्निया। अब देखिए आंख बना रहा हूँ, सही बने या गलत। ठीक है, यहाँ पे ये मान लीजिए एक आई है, तो ये व्हाइट हेड्स स्पॉट दिखेंगे कैसे? ये ट्रायंगुलर स्पॉट होते हैं, दोनों तरफ होते हैं। ये इस तरीके के होते हैं। अब ये येलोविश या पर्ली व्हाइट कलर का होता है व्हाइट स्पॉट। अब तो बच्चों में अगर है तो व्हाइट स्पॉट है, लेकिन अगर ओल्डर एज ग्रुप में है, ओल्डर एज ग्रुप में है, तो हो सकता है कि कोई पहले से डिजीज रही हो, वो उसका एज ए कॉम्प्लिकेशन वहां पे वो चीज मौजूद है। लेकिन अगर बच्चों में है, यंग चिल्ड्रन में है, ये चीज पाई जा रही है, तो इट इंडिकेट्स विटामिन ए डिफिशियंसी। ठीक है ना? अगर चिल्ड्रन में यही चीज पाई जा रही है तो इसको हम व्हाइट हेड स्पॉट मान लेंगे और इसको हम मानेंगे कि ये विटामिन ए डिफिशियंसी की वजह से है। लेकिन एडल्ट्स में या ओल्डर एज ग्रुप में अक्सर जो होता है ये एक कॉम्प्लिकेशन के तौर पर कोई अर्लियर कोई डिजीज रही होगी, जिसके नतीजे में ये फिर पड़े रहते हैं। दे ऑफन इनएक्टिव सिक्वेल ऑफ अर्लियर डिजीज, ओल्डर एज ग्रुप में। बच्चों में ये इंडिकेट करते हैं किस चीज को? विटामिन ए डिफिशियंसी को। अब अगर कार्नियल जीरोसिस यानी कार्निया की ड्राइनेस शुरू हो गई, कार्निया की ड्राइनेस हो गई, तो इट इज अ सीरियस मैनिफेस्टेशन ऑफ विटामिन ए डिफिशियंसी। ठीक है। अब केराटोमेलेशिया एक टर्म आता है, ये सब लेट कॉम्प्लिकेशन है। कार्नियल जीरोसिस है, केराटोमेलेशिया है, लिक्विफैक्शन ऑफ कार्निया। अब जो कार्निया उसका लिक्विफैक्शन होना शुरू हो जाएगा, इट इज अ ग्रेव मेडिकल इमरजेंसी। केराटोमेलेशिया क्या है? एक मेडिकल इमरजेंसी है। एंड एक्स्ट्राकुलर मैनिफेस्टेशन विटामिन ए डिफिशियंसी के क्या क्या हो सकते हैं? फोलिकुलर हाइपरकेराटोसिस, एनोरेक्सिया, ग्रोथ रिटार्डेशन, और भी बहुत सारे फीचर्स हैं। लेकिन स्पेशली जो इसका मेन है वो क्या है? जीरोप्थेल्मिया, जिसको हम ड्राई आइज कहते हैं। और इसमें दो चीजें हमेशा याद रखनी है, फर्स्ट क्लिनिकल साइन एंड फर्स्ट क्लिनिकल सिम्टम। तो फर्स्ट क्लिनिकल साइन क्या है? कंजंक्टिवल जीरोसिस। एंड फर्स्ट क्लिनिकल सिम्टम नाइट ब्लाइंडनेस। इन दो चीजों को खासतौर से हमें याद रखना है। अब आइए प्रिवेलेंस क्राइटेरिया फॉर डिटरमाइनिंग द जीरोप्थेल्मिया प्रॉब्लम इन ए कम्युनिटी। अब ये जो चीज देखी जाती है, क्योंकि बच्चों में ये डिजीज जो है ज्यादा कॉमन है, तो जो एज ग्रुप लिया जाता है ना, प्री स्कूल चिल्ड्रेन, यानी 6 मंथ टू 6 ईयर्स, और यही एज ग्रुप है अगर आप नोट करें या ध्यान दें, तो जिसमें हम विटामिन ए की प्रोफाइलैक्सिस देते हैं इन इम्यूनाइजेशन शेड्यूल। तो इन्हीं बच्चों में प्रिवेलेंस देखा जाता है कि विटामिन ए डिफिशियंसी का प्रिवेलेंस कितना है। अब उसका क्राइटेरिया, कई सारे क्राइटेरियाज हैं, लाइक नाइट ब्लाइंडनेस है, व्हाइट स्पॉट है, कार्नियल जीरोसिस, कार्नियल अल्सर एंड सीरम रेटिनॉल। ठीक है। जो नाइट ब्लाइंडनेस है, इसका प्रिवेलेंस अगर किसी कम्युनिटी में इस 6 मंथ टू 6 ईयर, यानी 6 महीने से 6 साल के बच्चों में नाइट ब्लाइंडनेस का प्रिवेलेंस मोर देन 1% है। कितना? मोर देन 1%। तो फिर यहाँ पे इस कम्युनिटी में जो प्रॉब्लम है जीरोप्थैल्मिया की, व्हाइट स्पॉट मोर देन 0.5%, कार्नियल जीरोसिस कितनी होनी चाहिए? मोर देन 0.01%, कार्नियल अल्सर मोर देन 0.05%, एंड सीरम रेटिनॉल। अब ये जो सीरम रेटिनॉल कितना होना चाहिए? ऑप्टिमम, ऑप्टिमम होना चाहिए मोर देन 10 माइक्रोग्राम पर डेसिलीटर। अगर उस कम्युनिटी में बच्चों में सीरम रेटिनॉल जब हम चेक करते हैं, तो अगर वो लेस देन 10 माइक्रोग्राम पर डेसिलीटर मिल रहा है, कितना? लेस देन 10 माइक्रोग्राम पर डेसिलीटर सीरम रेटिनॉल मिल रहा है, और पॉपुलेशन कितनी होनी चाहिए ग्रुप? मोर देन 5%, 5% से ज्यादा बच्चों में। और बच्चों का एज ग्रुप कौन सा है? 6 महीने से 6 साल का। उसमें जब हमने उसका सीरम रेटिनॉल चेक किया, तो उसमें लेस देन 10 माइक्रोग्राम पर डेसिलीटर मिल रहा है। तो ये जो पांच जो ये क्राइटेरिया है, ये किस चीज को डिटरमाइन करते हैं? जीरोप्थेल्मिया प्रॉब्लम किसी भी कम्युनिटी में, है ना? बच्चों की बीमारी है, इसलिए बच्चों में इसका प्रिवेलेंस देखा जाता है। ठीक, ये चीज हो गई। अब आइए इसकी जो है डोज कितना। अब एडल्ट्स में लैक्टेशन के दौरान, प्रेगनेंसी में कितनी डोज चाहिए हमें विटामिन ए की? ठीक। हाँ, एक चीज और रह गई थी, जो कैरोटीन्स होते हैं, कैरोटीन्स, ये जो है कहाँ पे इनका कन्वर्जन होता है विटामिन ए में? कन्वर्जन होने के बाद फिर इनका एब्जॉर्प्शन भी होना है, तो कहाँ पे होता है ये सब?
कहाँ पे इनका कन्वर्जन और एब्जॉर्प्शन होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, ये चीज हो गई। अब इनकी डोज के बारे में। डोज, तो अब डोज में देखिए दो चीजें, अभी किसी ने पूछा था ना कि हम इनकी डोज को कैसे कैलकुलेट करेंगे, बीटा कैरोटीन और रेटिनॉल को। तो दो हैं, एक एडल्ट मैन एडल्ट वुमेन, पहले इन दोनों को ले लेते हैं। ठीक, अब यहाँ पे आप एक लाइन बनाइए रेटिनॉल की, एक कॉलम रेटिनॉल का, दूसरा जो है बीटा कैरोटीन, बीटा कैरोटीन। ठीक, तो जो एडल्ट मैन या वुमेन है, इनको अंडर नॉर्मल सरकमस्टांसेस जो जरूरत पड़ती है वो 600 माइक्रोग्राम रेटिनॉल की पर डे के हिसाब से इनको जरूरत पड़ती है। 600 माइक्रोग्राम पर डे। अब मैंने कहा था बीटा कैरोटीन क्या है, ये प्रो विटामिन है, इसको कन्वर्ट होना है किसमें, रेटिनॉल में। तो जो रेशियो है रेटिनॉल और बीटा कैरोटीन का, वो कन्वर्जन रेशियो क्या है, 1:8। यानी 8 पार्ट बीटा कैरोटीन होगा तो वो कन्वर्ट होके 1 पार्ट रेटिनॉल में पहुंचेगा। तो अगर 1 पार्ट रेटिनॉल जो है 600 माइक्रोग्राम है, तो बीटा कैरोटीन कितना होना चाहिए। पूरे डबल जीरो। हाँ, इसको 8 से हम 48। मल्टीप्लाई कर देंगे, हाँ 4800 या 4800 जितना है ना, 4800 माइक्रोग्राम पर डे। ठीक है, ये दोनों में कॉमन है, मैन और वुमेन के लिए दोनों जगह पे ये कॉमन। अब ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी जो है ये रिक्वायरमेंट जो है इंक्रीज कर जाएगी। अभी तक 6 माइक्रोग्राम था, प्रेगनेंसी में चाहिए 800 माइक्रोग्राम पर डे। उसी के हिसाब से आप 8 से इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए। 64, 6400। हाँ 6400 माइक्रोग्राम पर डे। अगर एक चीज आपको समझ में आ गई तो दोनों को निकालना बड़ा इजी हो जाता है। फिर ड्यूरिंग लैक्टेशन रिक्वायरमेंट और इंक्रीज करेगी, 950 माइक्रोग्राम चाहिए, 950 माइक्रोग्राम पर डे चाहिए ड्यूरिंग लैक्टेशन। उस हिसाब से यहाँ पे जब हम बीटा कैरोटीन की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो ये अराउंड 7600 माइक्रोग्राम पर डे आएगी। ठीक, अब ये तो हो गया ड्यूरिंग लैक्टेशन तक। अब चिल्ड्रन का, जो इन्फेंट्स चिल्ड्रन, उनमें कितना चाहिए। इन्फेंट्स में, इन्फेंट्स जो है अप टू 1 ईयर तक, है ना, अप टू 1 ईयर, यानी 0 to 12 मंथ के जो इन्फेंट्स होंगे, उनमें कितनी जरूरत होगी रेटिनॉल और बीटा कैरोटीन की। तो रेटिनॉल की जो यहाँ रिक्वायरमेंट होती है 350 माइक्रोग्राम, 350 माइक्रोग्राम पर डे। अब इस हिसाब से अगर देखिए तो बीटा कैरोटीन चाहिए तो वो 2800 माइक्रोग्राम पर डे। अब जो 1 to 6 ईयर का चाइल्ड है, बच्चा 1 to 6 ईयर, इसको रिक्वायरमेंट जो होती है वो 400 माइक्रोग्राम पर डे की होती है। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो बीटा कैरोटीन कितनी चाहिए हमें, 3200, 3200। है ना, 3200 माइक्रोग्राम पर डे की। इसके बाद का जो एज ग्रुप है वहां पे फिर जो एडल्ट एज ग्रुप है जितना चाहिए, यानी 600 माइक्रोग्राम रेटिनॉल पर डे, और बीटा कैरोटीन 4800 माइक्रोग्राम पर डे के हिसाब से इसकी रिक्वायरमेंट होती है विटामिन ए की। ठीक है, ये क्लियर हो गया ना। अब ये इसका कन्वर्जन यही है, 1:8 का कन्वर्जन रेशियो याद रखिएगा। प्रो विटामिन क्या है, बीटा कैरोटीन है, जिसको चेंज होना है किसमें, रेटिनॉल में। अब बी ग्रुप की जो विटामिन होती हैं, बी ग्रुप की विटामिन होती है, इनको देखिएगा। तो एक चीज रहेगी, विटामिन में दो ग्रुप होते हैं, एक होता है फैट सोल्यूबल, एक होता है वाटर सोल्यूबल। हाँ, तो फैट सोल्यूबल विटामिन कौन कौन सी होती हैं। बी, बी का पूरा ग्रुप। एडी केला का के। है। अच्छा ये सही बताइए, है। बी किसने कहा, बी किसने बोला है। केड़ा होगा। बी वाटर। बी, ए डी ई के, ये जो है ये फैट सोल्यूबल है।
ADEK, ये क्या है? ये फैट सॉल्युबल। इसके बाद जो भी विटामिन आपके जहन में आ रही हैं, कौन सी बचती है? B, C, है ना? बी और सी, वो क्या है? वो वाटर सॉल्युबल है। ADE के क्या है? फैट सॉल्युबल विटामिन है। ठीक है। अब बी ग्रुप विटामिन की बात करते हैं। बी ग्रुप में जो सबसे पहला विटामिन आएगा वो कौन सा आएगा? विटामिन B1। विटामिन B1, जिसको हम कहते हैं थायमीन। B1 जो है ये थायमीन है। अब थायमीन की डिफिशियंसी में होता क्या है? थायमीन की डिफिशियंसी में नेचुरली होता क्या है? अगर थायमीन की डिफिशियंसी है किसी पर्सन को, तो जो पायरविक एसिड और लैक्टिक एसिड है, इनका डिग्रेडेशन फर्दर नहीं हो पाता। यानी ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म को ये इंटरफेयर करता है थायमीन। अगर इसकी डिफिशियंसी है तो पायरविक एसिड और लैक्टिक एसिड का एक्युमुलेशन होने लगता है कहाँ पे? टिश्यूज और बॉडी फ्लूइड्स में। तो उसके बाद अगर पायरविक एसिड या लैक्टिक एसिड का एक्युमुलेशन बहुत ज्यादा होता है तो मसल क्रैम्प्स डेवलप होते हैं बहुत ज्यादा। लैक्टिक एसिड अगर एक्युमुलेट होना शुरू हो जाए तो उससे मसल क्रैम्प्स या यूं कह लीजिए पेन जो डेवलप होता है मसल्स में, वो ड्यू टू एक्युमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड। दिस इज इसेंशियल फॉर यूटिलाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। अगर ये नहीं है तो फिर वही पायरविक एसिड और लैक्टिक एसिड अक्युमुलेट करना शुरू हो जाएगा, उसका डिग्रेडेशन फर्दर नहीं हो पाता। तो वो क्या करते हैं फर्दर? जो क्रैम्प्स वाली जो सिचुएशन होती है उसको डेवलप करते हैं। अब थायमीन जो होता है, थायमीन ये बहुत तेजी से इसका लॉस भी होता है। थायमीन का लॉस कैसे होता है? किसी को नहीं पता। जैसे माना जाता है कि जो इसके रिचेस्ट सोर्स होते हैं वो होल ग्रेन सीरियल्स होते हैं। व्हीट है, ग्राम है, पल्सेज है, ग्राउंडनट ऑयल है। इसके अलावा ये माइन्यूट क्वांटिटी में मीट, फिश है, वेजिटेबल इसमें भी पाया जाता है। मेन सोर्स जो इंडियन डाइट में थायमीन का होता है वो राइस और व्हीट होता है। ठीक है। तो जो राइस होता है, राइस, स्पेशली राइस की अगर हम बात करें, तो राइस में क्या करते हैं आजकल ना, पॉलिशिंग बहुत ज्यादा होती है, जिसको हम मिलिंग कहते हैं। जितना ज्यादा राइस की मिलिंग होगी उतना ही ज्यादा उससे थायमीन का लॉस होगा। और रही सही थायमीन जो बचती है, वो कब लॉस होती है? ड्यूरिंग कुकिंग, वॉशिंग एंड कुकिंग। तो अगर मान लीजिए बहुत ज्यादा मिल्ड राइस है, बहुत ज्यादा पॉलिश्ड राइस है, और उसको फर्दर फिर क्या किया गया? उसको धुला गया, फिर उसको उबाला गया, तो उसमें जो थायमीन कंटेंट होता है, मोस्ट ऑफ द थायमीन कंटेंट जो होता है वो पानी के साथ खत्म हो चुका होता है, जो बचा कुचा थायमीन होता है। तो थायमीन लॉस जो होता है राइस से ड्यूरिंग पॉलिशिंग या बिलिंग जिसको कहते हैं उस दौरान, और उसके बाद वॉशिंग एंड फर्दर कुकिंग, ना पकाते वक्त, थायमीन का लॉस इस तरीके से होता है। ये हो गया थायमीन का लॉस। इसका जो सोर्सेस है, सोर्सेस के बारे में एक बार देख लीजिए, कौन कौन से इसके सोर्स होते हैं। तो पहला जो है होल ग्रेन सीरियल्स, ना, होल ग्रेन सीरियल्स, व्हीट, ग्राम, पल्सेस। अब माइन्यूट क्वांटिटी में थोड़ा बहुत जो है मीट, फिश, एग्स में भी पाया जाता है। फिश में पाया जाता है। जो मेजर सोर्स होता है थायमीन का इंडियन डाइट में, वो राइस एंड व्हीट होता है। ठीक है, ये चीज हो गई। राइस एंड व्हीट जो है ये क्या है? मेजर सोर्स है हमारी इंडियन डाइट में। अब थायमीन का लॉस हो गया कैसे? बाई पॉलिशिंग या मिलिंग जिसको हम कहते हैं। तो एक चीज एडवाइस की जाती है हमेशा, कि जो राइस है ना, इसको पार बॉइलिंग की जाए। राइस को पार बॉइलिंग। अब ये पार बॉइलिंग क्या होता है? कहने का मतलब ये पार बॉइलिंग इसको कहते हैं कि बहुत अच्छे से राइस को बॉयल ना किया जाए, बल्कि जो है थोड़ी देर के लिए बस एक उबाला है उसको उतार लीजिए, उसको कहा जाता है पार बॉइलिंग। ज्यादा देर तक उसको बॉयल नहीं होने देना है राइस को। और दूसरे ये भी कहा जाता है कि ना, अंडर मिल्ड, अंडर मिल्ड राइस को यूज करना चाहिए। यानी जो एकदम जो मिल्ड राइस होता है, जो एकदम व्हाइट राइस होता है, उससे बचा जाना चाहिए। थोड़ा सा ब्राउन राइस की तरफ अगर आएंगे तो ज्यादा बेटर है
ना। अंडर मिल्ड राइस को यूज करना चाहिए। दूसरे, पकाते वक्त क्या करना चाहिए? पार बॉइलिंग, बहुत ज्यादा इसको बॉईल नहीं करना है। अब अलग अलग सोर्सेज में इसकी जो क्वांटिटी होती है थायमीन की, तो जो इंडियन डाइट में सबसे ज्यादा क्या खाया जाता है? वीट, उसके बाद राइस, ना, दो चीजें सबसे ज्यादा है। वीट, राइस, फिर बंगाल ग्राम। बंगाल ग्राम वीट में पर 100 ग्राम वीट में कितना थायमीन होता है? होल वीट है अगर 100 ग्राम वीट है तो उसमें थायमीन जो होता है अराउंड 0.45 ग्राम, सॉरी 0.45 मिलीग्राम पर 100 ग्राम ऑफ होल वीट। ये इसकी क्वांटिटी, इतना जो है थायमीन पाया जाता है वीट में। राइस में 0.21 मिलीग्राम पर 100 ग्राम। बंगाल ग्राम में थोड़ा ज्यादा पाया जाता है, 0.48। लेकिन जो बल्क ऑफ द डाइट होती है हमारी, वो गेहूं और चावल से ही होती है। हमारी जो बल्किंग होती है डाइट में, वो गेहूं और चावल से होती है। मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन जो है इसी को यूज करती है सबसे ज्यादा। बंगाल ग्राम में 0.48 मिलीग्राम पर 100 ग्राम होता है। अब हाईएस्ट जो सबसे रिचेस्ट सोर्स होता है, उसको लोग रेगुलर यूज, फ्रिक्वेंटली यूज नहीं करते। वो क्या है? वो जिंजली सीड्स। जिंजली सीड्स, इसमें जो होता है हाईएस्ट क्वांटिटी होती है 1.01 मिलीग्राम पर 100 ग्राम। हाईएस्ट क्वांटिटी ऑफ थायमीन जो पाई जाती है किसमें? जिंजली सीड्स में पाई जाती है। इसके अलावा मटन जो है, मटन, इसमें बहुत कम होता है, 0.18 मिलीग्राम पर 100 ग्राम। तो ये जो है कुछ जो डाइट में हम लोग यूज करते हैं रेगुलर, तो वहां पे कितना थायमीन होता है? वीट में 0.45 है, राइस में 0.21 मिलीग्राम है। हाईएस्ट थायमीन कंटेंट जो होता है वो जिंजली सीड्स में होता है, लेकिन मोस्ट फ्रिक्वेंटली जो है ये यूज नहीं की जाती डाइट में। इसमें अराउंड 1.01 मिलीग्राम पर 100 ग्राम होता है। अब जब मिलिंग की जाती है या वॉशिंग और कुकिंग की जाती है, थायमीन जो है लॉस हो जाता है। तो एडवाइस की क्या की जाती है? एडवाइस में यही किया जाता है कि एक तो अंडर मिल्ड राइस, और दूसरे पार बॉयल किया जाए उसको, पार बॉयल किया जाए। राइस को यूज करने के लिए स्पेसिफिकली कहा जाता है। अब इसकी डिफिशियंसी से क्या क्या होता है? थायमीन की डिफिशियंसी से कौन सी डिजीज होती है? बेरी बेरी। हाँ, बेरी बेरी। ठीक है। इसकी डिफिशियंसी से दो डिजीजेज होती हैं, बेरी बेरी एंड वर्निकेज एंसेफेलोपैथी। अब ये वर्निकेज एंसेफेलोपैथी जो है अल्कोहलिक्स में भी पाई जाती है। अल्कोहलिक्स में भी वर्निकेज एंसेफेलोपैथी पाई जाती है। ठीक, तो बेरी बेरी के बारे में एक चीज ये है कि ये तीन तरीके की होती है बेरी बेरी। एक का नाम हम देते हैं ड्राई बेरी बेरी, दूसरा जो है वेट वेट बेरी बेरी, एंड थर्ड जो है इन्फेंटाइल इन्फेंटाइल बेरी बेरी। तीन तरीके की ये बेरी बेरी होती है। जो ड्राई बेरी बेरी होती है, इसमें जो है नर्व इन्वॉल्वमेंट होता है। इसमें जो है नर्व इन्वॉल्वमेंट होता है ड्राई बेरी बेरी। और जो वेट बेरी बेरी होती है, इसमें हार्ट का इन्वॉल्वमेंट होता है। इसमें जो है हार्ट का इन्वॉल्वमेंट। अब जो इन्फेंटाइल बेरी होती है ना, इसमें भी यही नर्व इन्वॉल्वमेंट ही बाद में पाया जाएगा, लेकिन इसको इन्फेंटाइल इसलिए कहा जाता है कि ये किन में डेवलप होती है? ब्रेस्ट फेड इन्फेंट्स में। ब्रेस्ट फेड इन्फेंट्स यूजुअली 2 to 4 मंथ के जो होते हैं, 2 से 4 महीने के, है ना। 2 से 4 मंथ एज वाले जो इन्फेंट्स होते हैं, ब्रेस्ट फीडिंग जिनकी हो रही है, उनके में जो बेरी बेरी डेवलप होती है उसको इन्फेंटाइल बेरी बेरी का। और ये क्यों डेवलप होती है? जो ब्रेस्ट फीडिंग जो मदर है, उसमें थायमीन डिफिशियंसी है, ड्यू टू थायमीन डिफिशियंट मदर, है ना। स्पेशली जो इसमें डिफिशियंसी होती है, किसमें होती है? मदर में होती है, थायमीन की डिफिशियंसी। उसकी वजह से बच्चों में जो डेवलप होती है उसको कहा जाता है इन्फेंटाइल बेरी बेरी। ठीक, तो अब ये जो है नर्व इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, नर्व इन्वॉल्वमेंट होता है, इसको हम कहते हैं पेरिफेरल न्यूरोपैथी इसमें डेवलप होती है।
पेरिफेरल न्यूरोपैथी। हार्ट इन्वॉल्वमेंट है तो ये हो जाती है वेट बेरिबेरी को ही कार्डियक बेरिबेरी भी कहते हैं। ठीक। कार्डियक बेरिबेरी वेट बेरिबेरी क्यों? क्योंकि इसमें हार्ट का इन्वॉल्वमेंट होता है। इसके अलावा थर्ड जो है इन्फेंटाइल है, क्यों? क्योंकि मदर में किसकी डिफिशियंसी है? थायमीन की डिफिशियंसी है, उससे बच्चों में हो रही है तो वो इन्फेंटाइल हो गई। और वर्निकेज इंसेफेलोपैथी जो होती है, इसके जो फीचर्स होते हैं थोड़े से अलग होते हैं। इसमें ऑप्थेल्मोप्लेजिया मिलेगा, यानी आकुलर पैरालिसिस। इसके अलावा पॉलीन्यूराइटिस, पॉलीन्यूराइटिस, एटैक्सिक गैट मिलेगा, उसको हम कहते हैं एटेक्सिया, एंड मेंटल डिटोरिएशन। ठीक है, ये सारी जो फीचर्स हैं वो किसमें मिलेंगे? वर्निक्स इंसेफेलोपैथी में मिलते हैं। और यही वर्निक्स इंसेफेलोपैथी बेरी बेरी के सॉरी थायमीन की डिफिशियंसी में भी मिलती है और दूसरे अल्कोहलिक्स में भी पाई जाती है। दोनों जगह जो इसके फीचर्स हैं वो सेम होते हैं। अब प्रिवेंशन के लिए, इसके प्रिवेंशन के लिए क्या किया जाए? आप इसकी प्रिवेंशन के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले वेल बैलेंस डाइट होनी चाहिए। और वो बैलेंस डाइट किस चीज से रिच होनी चाहिए? थायमीन रिच फूड। ठीक। वेल बैलेंस डाइट, थायमीन रिच फूड उसमें होना चाहिए। दूसरी एडवाइस आप क्या देंगे अगर मान लीजिए कोई आपसे एडवाइस मांगे कि थायमीन डिफिशियंसी को रोकना है हमें? अरे, चावल का इस्तेमाल कैसे कराना है? कंप्लीट कुक नहीं करना। हाँ, और दूसरे अंडर मिल, है ना, एकदम वेल पॉलिश्ड राइस को नहीं यूज करना है। तीसरी चीज, इसको ध्यान में रखते हुए कौन सी एडवाइस दी जाएगी वर्निक्स इंसेफेलोपैथी को? स्टॉप ऑल अल्कोहल। और ठीक। अल्कोहल भी रुकवा देना है। तो ये सारी जो है ये प्रिवेंटिव मेजर्स हैं। अब रिकमेंडेड डेली अलाउंस, यानी कितना यूज होना चाहिए, कितनी जरूरत पड़ती है डेली रिकमेंडेशन में थायमीन की। एक एडल्ट मैन है, इसको 1.2 मिलीग्राम पर डे। ठीक। और एडल्ट वुमेन, इसको जो जरूरत पड़ती है 1.1 मिलीग्राम पर डे के हिसाब से जरूरत पड़ती है। अब ये तो ना सिडेंट्री लाइफ स्टाइल वालों के लिए। एडल्ट मैन जो कौन सी लाइफ स्टाइल जी रहा है? सिडेंट्री। ठीक है, वही सेम कंडीशन यहाँ वुमेन के लिए है। अब मॉडरेट वर्कर, अगर मान लीजिए मॉडरेट एक्सरसाइज करने वाला है मॉडरेटली, तो उसको जो ये थोड़ी सी और इंक्रीमेंट करके जरूरत पड़ती है 1.4 माइक्रोग्राम पर डे। और यहाँ पे जो है 1.3 माइक्रोग्राम पर डे। और जो हैवी वर्कर हैं उनको 1.7, और यहाँ पे 1.7 यहाँ पे भी चाहिए। एडल्ट मैन और वुमेन का अगर वो हैवी वर्कर है ना, तो सीडेंटरी लाइफ स्टाइल वालों को 1.2 मिलीग्राम, माइक्रोग्राम नहीं ये मिलीग्राम है। ठीक है, तो 1.2 मिलीग्राम पर डे। और वुमेन 1.1, उसके बाद मॉडरेट 1.4 और 1.3, हैवी 1.7, 1.7 दोनों में सेम है। अब ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अप एंड एबव कितनी और एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट होती है? प्लस 0.2 मिलीग्राम पर डे के हिसाब से एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट होती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। और लैक्टेशन, लैक्टेशन को दो तरीके से डिवाइड करते हैं, इनिशियल 6 मंथ और फिर 6 to 12 मंथ, है ना। पहले 6 महीने में जो है वो +0.3 मिलीग्राम पर डे। और नेक्स्ट में फिर आ जाइए 0.2 मिलीग्राम पर डे। एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट है ये थायमीन की, लैक्टेशन। अब इन्फेंट्स, इन्फेंट्स में भी इसको डिवाइड कर दीजिए, इनिशियल 6 मंथ और फिर 6 to 12 मंथ। तो इनिशियली जो जरूरत पड़ती है वो 0.2 मिलीग्राम पर डे की।
और उसके बाद अगले 6 to 12 मंथ में 0.3 मिलीग्राम पर डे, इतनी रिक्वायरमेंट होती है थायमीन की। है, ये रिकमेंडेड रिक्वायरमेंट है, रिकमेंडेड अलाउंस है डेली का, इतना होना चाहिए। तो थायमीन है इसेंशियली किसके लिए, फॉर यूटिलाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स के यूटिलाइजेशन के लिए इसकी जरूरत पड़ती है। अगर थायमीन की डिफिशियंसी है तो उससे क्या होगा, बेरीबेरी एंड वर्निक्स इंसेफेलोपैथी। अब बेरीबेरी को फर्दर हमने 3 तरीके से क्लासिफाई कर दिया। ड्राई, जिसमें पेरिफेरल न्यूरोपैथी डेवलप होती है। वेट, कार्डियक इन्वॉल्वमेंट होता है जिसको हम कार्डियक बेरीबेरी भी कहते हैं। और अगर थायमीन डिफिशियंट मदर का जो बेबी है ब्रेस्ट फीडिंग कर रहा है 0 to 4 मंथ में, तो उसको हम कहते हैं इन्फेंटाइल बेरीबेरी। इसके अलावा वर्निक्स इंसेफेलोपैथी भी डेवलप होती है। ठीक, ये इसकी डिफिशियंसी थी। और थायमीन का लास्ट कैसे होता है ये आपने देख लिया। नेक्स्ट जो विटामिन है वो क्या है, राइबोफ्लेविन। क्या है वो, राइबोफ्लेविन। राइबोफ्लेविन का दूसरा नाम क्या है, विटामिन B2 आप कह लीजिए इसको, है ना? Sorry, इसको हम क्या नाम देते हैं, B2 है, ये विटामिन B2 है। अब इसका जो इम्पोर्टेंट रोल है राइबोफ्लेविन का, इसकी जरूरत कहाँ पे पड़ती है, फॉर मेटाबॉलिज्म ऑफ अदर विटामिन। एक तो राइबोफ्लेविन की जो जरूरत पड़ती है फॉर मेटाबॉलिज्म ऑफ अदर विटामिन, दूसरे विटामिन के मेटाबॉलिज्म में विटामिन B2 का बहुत अहम रोल होता है। खासतौर से विटामिन B6 है, नियासिन, विटामिन B3 एंड विटामिन K, इसके मेटाबॉलिज्म में आपको B2 चाहिए। तो एक चीज इसमें कही जाती है कि अगर मान लीजिए राइबोफ्लेविन की डिफिशियंसी यानी विटामिन B2 की डिफिशियंसी है, तो ये मान के चलिए कि और दूसरी जो बी ग्रुप के विटामिन हैं अलॉन्ग विथ विटामिन K, इनकी भी डिफिशियंसी रहेगी, इनकी भी डिफिशियंसी रहेगी। क्योंकि अगर ये डिफिशियंट है तो और दूसरे विटामिन का मेटाबॉलिज्म जो है इम्प्रॉपर होगा, प्रॉपर वे में नहीं हो पाएगा, तो वो भी डिफिशियंट होगी, साथ में ये क्या, इसकी भी डिफिशियंसी पाई जाएगी। तो ये कभी भी अकेले जो है ये डिफिशियंट नहीं होता। मल्टीपल डिफिशियंसी, मल्टीपल विटामिन डिफिशियंसी सिंड्रोम में ये चीज आती है, राइबोफ्लेविन की डिफिशियंसी। अपने साथ साथ ये 3 4 की और डिफिशियंसी करा के मानेगा, क्योंकि इसका रोल क्या है, दूसरे भी विटामिन के मेटाबॉलिज्म में इसकी जरूरत पड़नी है। नियासिन है, विटामिन K है, विटामिन B6 है। और इसका जो दूसरा रोल है वो क्या है, सेल्यूलर ऑक्सीडेशन, है ना, फंडामेंटल रोल इन सेल्यूलर ऑक्सीडेशन। इट इज अ को फैक्टर इन नंबर ऑफ एंजाइम्स इन्वॉल्व विद एनर्जी मेटाबॉलिज्म। और जो बहुत सारे जो को एंजाइम्स हैं उसमें एज ये को फैक्टर काम करता है। विद एनर्जी मेटाबॉलिज्म में जो एंजाइम्स यूज होते हैं उनमें एज ए को फैक्टर जो है ये राइबोफ्लेविन यूज होता है। इसका सोर्स क्या है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, मिल्क, एग्स, लिवर एंड किडनीज, ये इसके सोर्सेज हैं। और रिचेस्ट सोर्स की अगर बात की जाए, राइबोफ्लेविन B2 का रिचेस्ट सोर्स क्या है, शीप लीवर। इसका जो रिचेस्ट सोर्स है राइबोफ्लेविन का वो क्या है, शीप लीवर है। इसमें अराउंड 1.7 मिलीग्राम पर 100 ग्राम, हाँ, इतना राइबोफ्लेविन मिलता है शीप लीवर में। 100 ग्राम शीप लीवर में 1.7 मिलीग्राम मिलता है। अब इसके बाद जो है काउ मिल्क है, काउ मिल्क है ये एक, इनमें बहुत कम क्वांटिटी में मिलता है। काउ मिल्क में अराउंड 0.19 मिलीग्राम पर 100 ग्राम, और एग्स में 0.4 मिलीग्राम पर 100 ग्राम, इतना तो रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन B2 या राइबोफ्लेविन जो है वो क्या है, वो शीप लीवर है, शीप लीवर है। इसकी डिफिशियंसी से क्या होता है, एंगुलर स्टोमेटाइटिस, इसकी डिफिशियंसी से, सिलोसिस। हाँ, किलोसिस भी होती है। एंगुलर स्टोमेटाइटिस इसका मेन जो है डिफिशियंसी डिसऑर्डर है। इसके अलावा जो है किलोसिस भी मिल सकती है। और ये जो एंगुलर स्टोमेटाइटिस मिलती है स्पेशली किसमें मिलेगी, माल नरिश्ड चिल्ड्रन में। ठीक? ये सारी ये इसकी डिफिशियंट कंडीशन है। तो हम ये मान के चलते हैं कि राइबोफ्लेविन की अगर डिफिशियंसी है
तो एक चीज तो कंफर्म है कि और दूसरे विटामिन की डिफिशियंसी भी हो रही होगी। तो अब ये कहा जाता है कि राइबोफ्लेविन कंटेंट जो है, ठीक है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स है, मिल्क है, एग है, लीवर है, किडनीज है, और कुछ पल्सेज और सीरियल्स हैं उनमें पाई जाती है। तो जर्मिनेशन, जो सीड्स का जर्मिनेशन किया जाता है, सीड्स का, नहीं तो लोग ओवरनाइट सोक करके रखते हैं चने को, तो जो जर्मिनेशन किया जाता है, जर्मिनेशन से जो राइबोफ्लेविन कंटेंट होता है, ये पल्सेज और सीरियल्स का राइबोफ्लेविन कंटेंट जो है ये इंक्रीज हो जाता है आफ्टर जर्मिनेशन। जर्मिनेशन के बाद राइबोफ्लेविन कंटेंट जो है सीरियल्स का, पल्सेस का, इनका इंक्रीज हो जाता है। इसकी डिफिशियंसी से क्या हो रही है? एंगुलर स्टोमेटाइटिस और किलोसिस। इसकी रिक्वायरमेंट डेली के बेसिस पे जो रिक्वायरमेंट होती है 0.6 मिलीग्राम पर 1000 किलो कैलोरी ऑफ एनर्जी, इतनी रिक्वायरमेंट होती है किसकी? राइबोफ्लेविन या विटामिन बी 2 की। इसकी इतनी ही रिक्वायरमेंट है डेली की बेसिस पे, 0.6 मिलीग्राम पर 1000 किलो कैलोरी ऑफ एनर्जी, ये इसकी रिक्वायरमेंट है विटामिन बी 2। ठीक है, अब ये हो गई राइबोफ्लेविन बी 2। नेक्स्ट है नियसिन। नियसिन क्या है? बी 3। बी 3, इसी को और क्या कहते हैं? निकोटिनिक एसिड। नियसिन को हम और क्या कहते हैं? निकोटिनिक एसिड कहते हैं ना। इसेंशियल फॉर मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन। इसकी डिफिशियंसी से क्या होता है? इसकी जो डिफिशियंसी से होती है वो है ये प्लेग्रा की डिजीज है। विटामिन बी 3 या निकोटिनिक एसिड की डिफिशियंसी से जो होती है वो पेलेग्रा होता है ना। अगर ड्यू टू विटामिन बी 3 डिफिशियंसी, पेलेग्रा। उससे पहले एक चीज ये भी देख लीजिए ना, जो ये विटामिन बी 3 है, विटामिन बी 3 है, ये किस चीज का, जैसे इसका प्रिकर्सर क्या है, किस चीज से ये बनती है? जो नियसिन है, ये किस चीज से बनती है? तो एक लिमिटिंग अमीनो एसिड थी ट्रिप्टोफैन। किसमें? ट्रिप्टोफैन ना। ट्रिप्टोफैन को माना जाता है कि इट इज द प्रिकर्सर ऑफ नियसिन। प्रिकर्सर ऑफ नियसिन यानी 6, ये मान के चलते हैं कि 60 मिलीग्राम ट्रिप्टोफैन अगर होगा, 60 मिलीग्राम ट्रिप्टोफैन होगा तो 1 ग्राम जो नियसिन बनता है ना। 60 मिलीग्राम ट्रिप्टोफैन इज रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ 1 ग्राम ऑफ नियसिन। नियसिन क्या? विटामिन बी 3। तो ट्रिप्टोफैन को माना जाता है इट इज द प्रिकर्सर ऑफ नियसिन। और ये जो नियसिन है बी 3 या निकोटिनिक एसिड है, इसी इट इज इसेंशियल फॉर मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन्स। इसके डिफिशियंसी से क्या हो रहा है? प्लेग्रा हो रहा है। प्लेग्रा के साथ साथ उसमें जो है 3 डीज 4 डीज होते हैं, कहीं कहीं 3 डीज भी लिखा हुआ है। एक चीज यहाँ पे देखिएगा, प्लेग्रा की जो कैरेक्टरिस्टिक फाइंडिंग्स होती है, डायरिया, डिमेंशिया एंड डर्मेटाइटिस। फोर्थ जो ये डेथ है, ये कुछ बुक्स में है, कुछ बुक्स में नहीं है ना, डेथ। तो एटलीस्ट 3 डीज याद रखिएगा, डायरिया, डिमेंशिया एंड डर्मेटाइटिस। अगर कहीं पे डेथ आ रहा है ऑप्शन में तो फिर उसको हमें करेक्ट मानना, अदरवाइज ये 3 डीज तो होते ही होते हैं प्लेग्राम में, डायरिया, डर्मेटाइटिस एंड डिमेंशिया। ये इसकी क्लिनिकल फीचर्स हैं प्लेग्रा का। इसके साथ साथ जो है स्किन रैश जो डेवलप होता है प्लेग्राम, ये एक कैरेक्टरिस्टिक रैश होता है जिसको हम कहते हैं कैसल्स नेकलेस। यानी जो नेक होती है, नेक के अराउंड जो होता है ना, जो पार्ट जो सनलाइट में एक्सपोज्ड होता है, खासतौर से गर्दन वाला जो हिस्सा होता है, तो वो पिगमेंटेड होता है और स्केली, बहुत रफ वो हो जाता है। वो एक अलग तरीके का बाकायदा वो दिखता है अराउंड द नेक, तो उसको कहा जाता है कैसल्स नेकलेस। तो ये भी कैसल्स नेकलेस किसकी फाइंडिंग है? ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ नियसिन। कैसल्स नेकलेस जो पाया जाता है किसमें? विटामिन बी 3 की डिफिशियंसी में पाया जाता है। और ये जो प्लेग्रा ये कॉमन है किसमें? मेज और ज्वार ईटिंग पॉपुलेशन में। मेज और ज्वार ईटिंग पॉपुलेशन में क्यों? क्योंकि मेज में जो लिमिटिंग अमाइनो एसिड है वो क्या है? ट्रिप्टोफैन है। और ट्रिप्टोफैन चाहिए किसके लिए? नियसिन बनने के लिए। तो अगर कोई बहुत ज्यादा मेज
कंज्यूम कर रहा है तो उसके में जो नियसिन है वो नहीं बन पाएगी। अब क्यों नहीं बन पाती, उसकी दूसरी वजह क्यों, क्योंकि मेज में ट्रिप्टोफैन तो लिमिटिंग है, इसमें जो ल्यूसीन बहुत ज्यादा होता है। मेज में ल्यूसीन की क्वांटिटी बहुत ज्यादा होती है, और ये ल्यूसीन क्या करता है, जो और दूसरे ट्रिप्टोफैन बॉडी में कहीं और से आ रहे हैं दूसरे सोर्सेस से, वो उनको भी इंटरफेयर करता है, और उनके ट्रिप्टोफैन से वो जो कन्वर्जन होना चाहिए नियसिन का, उसको ये इंटरफेयर करता है ल्यूसीन। ल्यूसीन किसमें एक्सेस में पाया जा रहा है, मेज और ज्वार्स में। और ट्रिप्टोफैन मान लीजिए किसी दूसरे सोर्स से अगर मिल रहा है, तो वहां से अगर कन्वर्जन होना चाहिए नियसिन का, तो ये ल्यूसीन क्या करता है, उसको ब्लॉक कर देता है, कन्वर्ट नहीं होने देता है। अब ये excess of leucine in such population appear to interfere in conversion of tryptophan to niacin। ठीक है, मेज में ल्यूसीन बहुत ज्यादा पाई जाती है, तो ल्यूसीन क्या करता है, ट्रिप्टोफैन को नियसिन जो कन्वर्जन होना चाहिए नॉर्मली, उसको ये ब्लॉक कर देता है, रोक देता है। ठीक, ये हो गया। अब इसकी डेली की रिकमेंडेड डेली अलाउंस या डाइटरी इंटेक में कितना होना चाहिए डेली। 6 मिलीग्राम पर 1000 किलो कैलोरी ऑफ एनर्जी इंटेक। ठीक है, ये इसकी डेली अलाउंस है, कितनी रिक्वायरमेंट चाहिए हमें नियसिन की। 6 मिलीग्राम पर 1000 किलो कैलोरी ऑफ एनर्जी इंटेक। तो नियसिन की डिफिशियंसी से क्या हो रहा है, पेलेग्रा हो रहा है। पेलेग्रा की कैरेक्टरिस्टिक क्या है, डायरिया, डिमेंशिया एंड डर्मेटाइटिस। ठीक, दूसरी एक फाइंडिंग और मिलती है पेलेग्रा में, वो है कैसल्स नेकलेस, एक्सपोज पार्ट जो होता है, जो सन के, जहाँ पे सनलाइट डायरेक्टली पड़ रही है, जो एक्सपोज पार्ट है स्पेशली नेक पे, तो वहाँ एक अलग से कैरेक्टरिस्टिक अपियरेंस हो जाती है ना, पिगमेंटेड एंड स्केली अपियरेंस होती है स्पेशली इन नेक। तो उसको कहा जाता है कैसल्स नेकलेस, और ये भी फाइंडिंग है किसकी, B3 डिफिशियंसी की, यानी पेलेग्रा की। ठीक है, ये हो गया B3 के बारे में, बस इतना ही। अब फोर्थ जो है पायरिडॉक्सिन। पायरिडॉक्सिन कौन सी विटामिन है, B6। B6। B6 B6। B6। हाँ, B6 जो है वो पायरिडॉक्सिन है। अब ये फर्दर जो है ना, इसके दो तीन नाम और हैं, पायरिडॉक्सिन, पायरिडॉक्साल, पायरिडॉक्सामाइन। ठीक है, ये तीन नामों से जानी जाती है, पायरिडॉक्सिन, पायरिडॉक्साल एंड पायरिडॉक्सामाइन। इसका रोल क्या है, मेन रोल क्या है इसका, ना, मेटाबॉलिज्म ऑफ अमीनो एसिड्स, फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स, इनके मेटाबॉलिज्म में इसका रोल है। इसका रोल है। कौन कौन से फूड हैं जो रिच है पायरिडॉक्सिन में, यानी B6 रिच फूड कौन कौन से होंगे, मिल्क, लीवर, मीट, एग, ये सारे हैं। इसके अलावा फ्रेश होल ग्रीन सीरियल्स, सॉरी फ्रेश होल ग्रेन सीरियल्स, ये जो है इसके सोर्स हैं, B6 के ये सोर्स हैं। मिल्क है, लीवर है, मीट है, एग योक है, फिश है, होल ग्रेन सीरियल्स है, लेग्यूम्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, ये सब क्या है, इसके सोर्स हैं। पैरिडॉक्सिन की डिफिशियंसी से होता क्या है, एनीमिया। पेरिफेरल न्यूराइटिस। पेरिफेरल न्यूराइटिस, है ना। इसकी डिफिशियंसी से जो डिजीज होती है उसको कहा जाता है पेरिफेरल न्यूराइटिस। ये ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ विटामिन B6 या पायरिडॉक्सिन की डिफिशियंसी से क्या होती है, पेरिफेरल न्यूराइटिस होती है। अब इसके साथ साथ एक चीज और कही जाती है, B6 का ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन के लिए हमें राइबोफ्लेविन की जरूरत पड़े। अभी हमने पहले पढ़ा है ना कि जो राइबोफ्लेविन है उसकी जरूरत हमें पड़ रही है और दूसरे विटामिन के मेटाबॉलिज्म में।
तो B6 के मेटाबॉलिज्म के लिए यानी ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन के लिए हमें किस चीज की जरूरत पड़ेगी? राइबोफ्लेविन की। और अगर राइबोफ्लेविन डिफिशियंट है तो फिर ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन विटामिन B6 का भी नहीं हो पाएगा। मल्टीपल विटामिन डिफिशियंसी सिंड्रोम में B6, विटामिन के और राइबोफ्लेविन ये सब आते हैं। ठीक। अब दूसरी चीज इसमें एक चीज और कही जाती है कि जो कोई पेशेंट है, अगर वो आइसोनियाजिड थेरेपी ले रहा है, आइसोनियाजिड थेरेपी ले रहा है, तो वो भी ना विटामिन B6 का यूटिलाइजेशन नहीं होने देती। जो आइसोनियाजिड है ये एंटागोनिस्ट का काम करती है विटामिन B6 के लिए। INH जिसको शॉर्ट फॉर्म में आइसोनियाजिड का, ये क्या है, एज एन एंटागोनिस्ट ये वर्क करती है। पायरिडॉक्सिन, आइसोनियाजिड जो है एंटागोनिस्ट है किसके लिए? पायरिडॉक्सिन के लिए। इसलिए जो ट्यूबरकुलर पेशेंट होते हैं जिनमें ATT चलती है, आइसोनियाजिड चलना ही चलना है उसमें, तो उनको अलग से पायरिडॉक्सिन का सप्लीमेंटेशन दिया जाता है। 6 मिलीग्राम पर डे के हिसाब से उनको सप्लीमेंटेशन दिया जाता है विटामिन B6 का। तो आमतौर से जब हम लोग ATT स्टार्ट करते हैं तो उसमें कुछ नहीं, अब ऐसे थोड़ी नहीं कोई मेजर करके रखेगा, तो कोई भी इस तरीके की चला देते हैं जिसमें B12 कॉम्प्लेक्स होता है। सबसे कॉमन जो आती है एक तो सुप्राडाइन या फिर बिकोजाइन C4, यही हम लोग जब ATT यूज करते हैं तो स्टार्ट करा देते हैं साथ में। तो बेसिकली क्या करना होता है, ये क्यों, पैरिडॉक्सिन का ये एंटागोनिस्ट है, तो उसी को रोकने के लिए जो है 6 मिलीग्राम पर डे के हिसाब से सप्लीमेंटेशन चाहिए किसका, विटामिन B6 का, उन पेशेंट्स में जो ATT पे हैं, जो आइसोनियाजिड ले रहे हैं, जो आइसोनियाजिड ले रहे हैं। तो अब इनकी रिक्वायरमेंट कितना होगी? तो एडल्ट मेल और फीमेल, एडल्ट में मेल और फीमेल दोनों के लिए 2 मिलीग्राम पर डे, 2 मिलीग्राम पर डे की रिक्वायरमेंट है। और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन इसकी रिक्वायरमेंट थोड़ी सी इंक्रीज हो जाती है, 2.5 मिलीग्राम पर डे। ठीक है, ये डेली की रिक्वायरमेंट है जो चाहिए होगी। एडल्ट में 2 मिलीग्राम और प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन में 2.5 मिलीग्राम पर डे। इसके सोर्स क्या है, मिल्क, लीवर, मीट, ये वो, फिश, होल ग्रेन सीरियल्स, लेग्यूम्स एंड वेजिटेबल्स। डिफिशियंसी डिसऑर्डर क्या है इसका, पेरिफेरल न्यूराइटिस, है ना, पेरिफेरल न्यूराइटिस ये काज करती है। पैंटोथेनिक एसिड, ये कौन सी विटामिन है? B5। B5, हाँ, विटामिन B5। इसके बारे में देखिए बहुत ज्यादा बुक्स में मेंशन नहीं मिलेगा। पेंटोथेनिक एसिड का रोल भी बहुत स्पेसिफिक नहीं, बहुत ज्यादा कुछ नहीं है, बस एक जगह इसका बहुत स्पेसिफिक रोल बताया गया है कि इसका रोल किसमें है, बायोसिंथेसिस ऑफ कार्टिकोस्टेरॉइड। बायोसिंथेसिस ऑफ कार्टिकोस्टेरॉइड, यहाँ पे इसका रोल है कि पेंटोथेनिक एसिड जो है कार्टिकोस्टेरॉइड के सिंथेसिस में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो अब एक क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन बनता है कि मान लीजिए विटामिन B5 के बारे में क्वेश्चन बने कि विटामिन B5 इज रिलेटेड टू, यानी विटामिन B5 किससे रिलेटेड है? आपके पास चार ऑप्शन है, लीवर फंक्शन, कार्डियक फंक्शन, मान लीजिए रेस्पिरेटरी की जगह मैंने लिख दिया लंग फंक्शन या रेस्पिरेटरी फंक्शन के लिए, और चौथा एड्रिनल फंक्शन। तो विटामिन B5 किससे रिलेटेड है? Adrenal function। फोर प्रॉक्टल। एड्रिनल फंक्शन के लिए ये जो है ये रिलेट करती है, क्यों? क्योंकि कार्टिकोस्टेरॉइड जो जोना ग्लोमेरुलोसा है एड्रिनल कॉर्टेक्स का, वहां से किस चीज की सिंथेसिस होनी है, कार्टिकोस्टेरॉइड की, तो उसके बायोसिंथेसिस में इसका रोल है पैंटोथेनिक एसिड का या विटामिन B5 का, है ना। और जो मान के चलते हम लोग कि जो ह्यूमन ब्लड है नॉर्मली उसमें 18 to 35 मिलीग्राम पैंटोथेनिक एसिड होता है पर 100 ml, पर 100 ml ह्यूमन ब्लड में
18 to 35 मिलीग्राम पैंटोथेनिक एसिड ये होता है। तो रेयरली इसकी डिफिशियंसी होती है, आमतौर से इसकी डिफिशियंसी होती नहीं, लेकिन अगर इसकी डिफिशियंसी हो रही है तो विटामिन B5 की डिफिशियंसी से क्या होता है? बर्निंग फीट सिंड्रोम। हाँ, बर्निंग फीट सिंड्रोम। बर्निंग फीट सिंड्रोम विटामिन B5 या पैंटोथेनिक की डिफिशियंसी से यही होता है, बर्निंग फीट सिंड्रोम। बर्निंग फीट सिंड्रोम, ठीक। डेली रिक्वायरमेंट इसकी कितनी है? 10 मिलीग्राम। इसकी जो डेली रिक्वायरमेंट होती है पैंटोथेनिक एसिड की, वो अराउंड 10 मिलीग्राम की डेली रिक्वायरमेंट इसकी होती है। अब इसके बाद विटामिन B9 जिसको हम कहते हैं फोलिक एसिड। फोलिक एसिड या विटामिन B9 जो है बॉडी में है, दो फॉर्म में ये पाया जाता है, फ्री फोलेट एंड बाउंड फोलेट। ये जो है दो फॉर्म में पाया जाता है। जो फ्री फोलेट होता है, जो फ्री फोलेट होता है, ये तो आमतौर से ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं उसमें पाया जाता है। बाउंड फोलेट्स जो है इसका एग्जैक्ट नहीं पता कि किस तरीके से ये वर्क करता है या किस तरीके से ये पाया जाता है। फ्री फोलेट की एक चीज और है कि जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में बहुत ज्यादा पाया जाता है, इसका रिचेस्ट सोर्स है फोलिक एसिड का। क्योंकि जो ये है ना फोलेट वर्ड है, ये लैटिन वर्ड फोलिया उससे मिलके बना है। फोलेट वर्ड जो है ये फोलिया से बना है, फोलिया के माने होता है लीफ। तो इसका जो रिचेस्ट सोर्स होता है फोलिक एसिड का वो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स होते हैं। तो अगर ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में अब ड्रॉबैक ये है कि अगर ओवर कुकिंग कर दी गई उसको, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं मान लीजिए, उसको ओवर कुक कर दिया गया, तो ज्यादातर जो फोलिक एसिड होता है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो फोलिक एसिड क्या होता है, वो पूरा डिस्ट्रॉय हो जाता है, वो खत्म हो जाता है। And this free folate is rapidly absorbed primarily from proximal part of small intestine। कहाँ से absorb होता है ये? proximal part of small intestine। और जो बाउंड फोलेट होता है वो कहाँ से absorb होता है उसके बारे में नहीं पता। इसका वर्क क्या है, इसका देखिए जो फंक्शन है, एक तो सिंथेसिस ऑफ न्यूक्लिक एसिड, यानी जो है न्यूक्लिक एसिड की सिंथेसिस करता है। दूसरे जो ब्लड सेल्स होते हैं, ब्लड सेल्स, उनके मैचुरेशन के लिए ये वर्क करता है, के मैचुरेशन में इसका बहुत बड़ा रोल है। विटामिन B9 का यानी फोलिक एसिड का, इसलिए अगर फोलिक एसिड की डिफिशियंसी होती है तो सबसे पहले कौन सी एनीमिया डेवलप होती है? मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, यानी जो शेप होती है वो डिस्टार्टेड रह जाती है, वो उसका मैचुरेशन नहीं हो पाता। तो विटामिन ब्लड के मैचुरेशन के लिए, ब्लड के आरबीसीज के मैचुरेशन के लिए सबसे ज्यादा जरूरत होती है किसकी? फोलिक एसिड की, फॉर मैचुरेशन ऑफ ब्लड सेल्स। तो इसकी दो जगह ये सबसे ज्यादा ये इंपॉर्टेंस है, फॉर द सिंथेसिस ऑफ न्यूक्लिक एसिड एंड मैचुरेशन ऑफ ब्लड सेल्स। डिफिशियंसी में क्या होगा इसका? मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया होती है, ठीक। एंड द सेकंड जो है ग्लोसाइटिस किलोसिस एंड जीआईटी डिस्टर्बेंस। जीआईटी डिस्टर्बेंस में ज्यादातर जो है ना कोलिक होता है, पेन होगा, बहुत ज्यादा फ्लैचुलेंस होगी और डायरिया होता है। अब इसका जी ये जो सोर्स है, लीवर, मीट, डेयरी प्रोडक्ट्स, एग्स, मिल्क, फ्रूट, सीरियल, यहाँ ये माइन्यूट क्वांटिटी में इसके सोर्स है, लेकिन इसका जो रिचेस्ट सोर्स है या ग्रेटेस्ट सोर्स जिसको हम कहते हैं, वो क्या है? ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, इसका रोल क्या है, कहाँ पे ये वर्क करता है? फॉर द सिंथेसिस ऑफ न्यूक्लिक एसिड एंड मैचुरेशन ऑफ ब्लड सेल्स। अब मान लीजिए डिफिशियंसी है फोलिक एसिड की, तो उसकी डिफिशियंसी में क्या क्या हो रहा है? मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया, ग्लोसाइटिस किलोसिस एंड जीआईटी डिस्टरबेंसेस। और तो ये कहा जाता है कि कभी भी वेजिटेबल्स को ओवर कुक नहीं करना चाहिए। अगर ओवर कुक किया गया तो जो ज्यादातर वेजिटेबल्स में जो फोलिक एसिड है वो क्या हो जाएगी? डिस्ट्रॉय हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। और इसकी जो फोलेट डिफिशियंसी या फोलिक एसिड की जो डिफिशियंसी होती है सबसे ज्यादा किस में पाई जाती है? मोस्ट कॉमनली जो ये पाई जाती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन।
ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन। क्यों? क्योंकि इस वक्त रिक्वायरमेंट जो है वो बहुत ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा चाहिए होता है फोलिक एसिड। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अराउंड 500 माइक्रोग्राम की डेली रिक्वायरमेंट होती है फोलिक एसिड की। तो इस एज ग्रुप में या इस ग्रुप में जो है सबसे ज्यादा फोलिक एसिड डिफिशियंसी पाई जाती है। और उसकी डिफिशियंसी में क्या होता है? मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, ग्लोसाइटिस, किलोसिस, जीआईटी डिस्टर्बेंस। अगर बहुत सीवियर फोलेट डिफिशियंसी है, बहुत सीवियर फोलेट डिफिशियंसी है, तो इससे इनफर्टिलिटी काज हो सकती है। इनफर्टिलिटी हो सकता है, या फिर और एडवर्स इफेक्ट इसका, और इससे एडवर्स जो हो सकता है वो स्टेरिलिटी। ठीक है, ये इसकी डिफिशियंसी है। अब इसकी रिक्वायरमेंट कितनी होगी? तो हेल्दी एडल्ट्स में अराउंड 200 माइक्रोग्राम पर डे इसकी रिक्वायरमेंट जो है। हेल्दी एडल्ट्स में 200 माइक्रोग्राम पर डे फोलिक एसिड चाहिए। और प्रेगनेंसी के दौरान 500 माइक्रोग्राम पर डे, बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। तो इसलिए इसकी जो डिफिशियंसी सबसे ज्यादा प्रेगनेंसी और लैक्टेशन में ही होती है। और ड्यूरिंग लैक्टेशन 300 माइक्रोग्राम पर डे। इसके अलावा चिल्ड्रन में 80 टू 120 माइक्रोग्राम पर डे, ये इसकी रिक्वायरमेंट है फोलिक एसिड की पर डे के हिसाब से। अब ये साइनोकोबालेमाइन, ये कौन सी विटामिन है? सर सर एक मरतबा स्लाइड पीछे लीजिए ना, फोलिक एसिड। ठीक है, अब ये साइनोकोबालामाइन, ये कौन सी विटामिन है? B12। B12। ये है विटामिन B12। और साइनोकोबालामाइन जो थेरेपेटिकली यूज किया जाता है, जो प्रिपरेशन हम यूज करते हैं थेरेपेटिकली, वो यही साइनोकोबालामाइन ही यूज किया जाता है। कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है, साथ में इसमें एक एटम ऐड होता है कोबाल्ट एटम, उसी की वजह से इसका नाम जो पड़ा वो साइनोकोबालामाइन पड़ा। हाँ, ऑर्गेनोमेटेलिक, क्योंकि जो मेटेलिक एटम है वो क्या है? वो कोबाल्ट है इसमें। अब विटामिन B12 जो है, ये बेचारा बड़ा काम कर, ये ना दूसरों के काम में हेल्प करता है। तो इसका सबसे बड़ी हेल्प जो होती है कहाँ पे होती है? फोलिक एसिड के साथ ये मिलके हमेशा काम करता है। तो फोलिक एसिड की अगर कहीं पे कमी होती है, तो ये मान के चलिए कि वहां पे साइनोकोबालामाइन की भी कमी है। तो जो वो सिंथेसिस हो रही थी डीएनए की, यानी न्यूक्लिक एसिड की सिंथेसिस में फोलिक एसिड काम कर रहा था, तो ये भी क्या करता है? फोलिक एसिड की हेल्प करता है। तो विटामिन B12 जो है बेसिकली हेल्प कर रहा है किसकी? फोलेट की या फोलिक एसिड की, इन सिंथेसिस ऑफ डीएनए। डीएनए की सिंथेसिस में विटामिन B12 ये हेल्प कर रहा है किसकी? फोलेट की या फोलिक एसिड की। तो अब ये उसके साथ मिलके काम कर रहा है। तो अब चाहे इसकी डिफिशियंसी हो जाए या फोलेट की डिफिशियंसी हो जाए, तो दोनों की ही डिफिशियंसी में आपको क्या मिलेगा? मेगालोब्लास्टोसिस। मेगालोब्लास्टोसिस मिलनी ही मिलनी। क्यों? क्योंकि मैच्योरेशन नहीं हो पा रहा है। दोनों एक दूसरे का मिलके काम कर रहे हैं, दोनों की जरूरत पड़ती है। अगर एक की भी डिफिशियंसी है तो समझ लीजिए कि दोनों की डिफिशियंसी है, तो दो वर्क जो है वो प्रॉपरली नहीं हो पाएगा। तो इधर चाहे तो B12 की डिफिशियंसी हो या फोलिक एसिड की डिफिशियंसी हो, दोनों की डिफिशियंसी में हमें क्या मिलना है? मेगालोब्लास्टोसिस मिलनी है, सेल साइज इंक्रीज मिलेगी। अब विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन के लिए क्या चीज जरूरी होती है? विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन के लिए किस चीज की रिक्वायरमेंट होती है, क्या चीज की जरूरत पड़ती है हमारी बॉडी में? स्टमक से एक फैक्टर निकलता है जिसका नाम है इंट्रिंसिक फैक्टर। ठीक है, इंट्रिंसिक फैक्टर फ्रॉम स्टमक। बिना इंट्रिंसिक फैक्टर के विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा। अब मान लीजिए इंट्रिंसिक फैक्टर निकल रहा है, तो एब्जॉर्प्शन होगा कहाँ पे? तो जो साइट है इसकी वो टर्मिनल आइलियम। टर्मिनल आइलियम में इसका एब्जॉर्प्शन होना, और एब्जॉर्प्शन के लिए क्या चीज कंपलसरी है?
इंट्रिंसिक फैक्टर, और वो इंट्रिंसिक फैक्टर कहाँ से रिलीज हो रहा है? स्टमक से। तो एक चीज फिजियोलॉजी में आप लोग पढ़ेंगे कि इंट्रिंसिक फैक्टर की अगर एब्सेंस है या डिफिशियंसी है किसी की बॉडी में, तो वहां पे जो एनीमिया काज होता है उसको हम नाम देते हैं पर्नीशियस एनीमिया। अब देखिए फर्क, मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया तो हो रही है, क्यों? क्योंकि दोनों को जरूरत है एक दूसरे की, दोनों मिलकर काम करें। लेकिन स्पेसिफिकली पर्नीशियस एनीमिया कब कहेंगे? जब इंट्रिंसिक फैक्टर की एब्सेंस होगी। इंट्रिंसिक फैक्टर नहीं होगा तब विटामिन बी 12 का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा। तो उसके नतीजे में जब कोई ये पूछे कि विटामिन बी 12 की डिफिशियंसी से क्या होगा, तो पहले मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया ना बता के हमें क्या बताना है? पर्नीशियस एनीमिया। ब्रैकेट में आप मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया लिख सकते हैं। ठीक है। और ये जो पर्निशियस एनीमिया होती है इसका सबसे बड़ा काज क्या है? डिफिशियंसी ऑफ या एब्सेंस ऑफ इंट्रिंसिक फैक्टर। वो इंट्रिंसिक फैक्टर कहाँ से निकलना है? स्टमक से निकलना है। अब काम की बात यह है कि विटामिन बी 12 जो होता है इसकी डिफिशियंसी किन लोगों में सबसे ज्यादा कॉमन है? सब विटामिन, वेजिटेरियन। हाँ वेजिटेरियन। क्यों? क्योंकि इसका जो है वेजिटेरियन सोर्स कोई नहीं है। इसका जितना भी सोर्स है विटामिन बी 12 का, सबके सब नॉन वेज सोर्स है। इट इज नॉट फाउंड इन फूड्स ऑफ वेजिटेबल ओरिजिन, है ना। यहाँ पे ये डिफिशियंट होता है, इसमें नहीं पाया। जो वेजिटेबल ओरिजिन के जितने भी फूड्स होते हैं उसमें साइनोकोबालेमाइन नहीं पाया जाता है। अब इसका सोर्स क्या है? डाइटरी सोर्स, लीवर, किडनीज, मीट, फिश, मिल्क एंड चीज। ठीक है। लेकिन कहीं पे भी आपको वेजिटेबल सोर्स नहीं मिलेगा विटामिन बी 12 का। अब इसकी डिफिशियंसी से क्या क्या हो सकता है? एक तो मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया यानी पर्नीशियस, पर्नीशियस एनीमिया। सेकेंड जो होता है डीमाइलिनेटिंग लीजन्स इन स्पाइनल कॉर्ड। उससे क्या चीज डेवलप होती है यहाँ पे भी? अब ये जो है ना, इसको आप पेरिफेरल न्यूराइटिस इसको भी कहिए। सिम्टम्स जो होते हैं वो पेरिफेरल नर्व में डेवलप होते हैं। तो टिंगलिंग और नंबनेस जो होती है पेरिफेरी में आपको मिलेगी, खासतौर से लोअर एक्सट्रीमिटीज में मिलती है। लोअर और अप टू सम एक्सटेंट अपर एक्सट्रीमिटीज में भी मिलती है। डिमाइलेटिंग लीजन्स जो होते हैं स्पाइनल कार्ड के, तो पेरिफेरल न्यूराइटिस भी इससे डेवलप होते हैं। दो इसकी डिफिशियंसी ये बहुत कॉमन है। अब इसकी रिक्वायरमेंट देख लीजिए, इसकी रिक्वायरमेंट कितनी होनी चाहिए? नॉर्मल एडल्ट में 1 माइक्रोग्राम पर डे ना, प्रेगनेंसी में 1.2 माइक्रोग्राम पर डे, लैक्टेशन में 1.5 माइक्रोग्राम पर डे, और इन्फेंट्स और चिल्ड्रन में 0.2 माइक्रोग्राम पर डे के हिसाब से इसकी रिक्वायरमेंट है डेली की। ये तो हो गया। अब इसका स्टोरेज, एक चीज और है कि विटामिन बी 12 का नॉर्मली जो है डिफिशियंसी नहीं पाई जाएगी। क्यों? क्योंकि ये जो है ना अराउंड 4 ग्राम तक ये बॉडी में स्टोर होता है। 2 ग्राम इसका जो स्टोरेज होता है वो लीवर में होता है। 2 ग्राम स्टोरेज जो इसका होता है वो लीवर में होता है, और जो और 2 ग्राम है वो एल्सवेयर इन द बॉडी, बॉडी में कहीं दूसरी जगह पे इसका स्टोरेज हो रखा होता है। तो मेनली 2 ग्राम जो लीवर में होता है और पूरी बॉडी में 2 ग्राम और ये स्टोर, तो टोटल 4 ग्राम का स्टोरेज जो ऑलरेडी जो है बॉडी में मौजूद होता है। तो नॉर्मली इसकी डिफिशियंसी नहीं मिलती, लेकिन डिफिशियंसी मिलेगी किसमें? जो वेजिटेरियन है, जो वेजिटेबल ओरिजिन फूड को सिर्फ कंज्यूम कर रहे हैं, नॉन वेज को बिल्कुल भी कंज्यूम नहीं कर रहे, उनके में सबसे ज्यादा डिफिशियंसी जो होती है विटामिन बी 12 की होती है। ठीक है। अब एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड क्या है? विटामिन सी। विटामिन विटामिन सी, अब ये बताइए ये फैट सोल्यूबल है या वाटर सोल्यूबल विटामिन है? वाटर सोल्यूबल है। वाटर वाटर, सोल्यूबल। हाँ, वाटर सोल्यूबल है। दूसरी एक चीज विटामिन सी के बारे में नोट करिएगा कि दिस इज द मोस्ट सेंसिटिव विटामिन टू हीट। मोस्ट सेंसिटिव विटामिन टू हीट कौन सी है? एस्कॉर्बिक एसिड या विटामिन सी है। अब इसका काम क्या है ना? सबसे ज्यादा जो इसका सबसे अच्छा वर्क है ना, प्रोडक्शन ऑफ कोलेजन, कोलेजन सिंथेसिस में इसका रोल बहुत ज्यादा है विटामिन सी का। और कोलेजन क्या काम करते हैं?
जो ब्लड वेसल्स हैं या कनेक्टिव टिश्यूज है, बोन्स और कार्टिलेज है, वहां पे एज ए सपोर्टिंग मैट्रिक्स का काम करते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें इलास्टिसिटी बहुत ज्यादा पाई जाती है कोलेजन में। तो अगर मान लीजिए विटामिन सी की कहीं पे डिफिशियंसी है, तो ब्रिटल बोन्स हो जाएंगी, कार्टिलेज आसानी के साथ इजिली ब्रूजिंग वहां पे मिलेगी, या इवन सम कंडीशंस में ब्लीडिंग भी मिल सकती है अगर विटामिन सी की डिफिशियंसी है। वैसे तो इसमें जो इसका मेन डिफिशियंसी डिसऑर्डर है वो क्या है? स्कर्वी है। और स्कर्वी के क्लिनिकल फीचर्स क्या है? स्वेलन एंड ब्लीडिंग कम्स, डिलेड वुंड हीलिंग, एनीमिया और वीकनेस। ठीक है, ये इसकी वो है। और दूसरा इसका जो फंक्शन है, इट इज ए पोटेंट ऑक्सीडेंट नीडेड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कोलेजन। कोलेजन के फॉर्मेशन के लिए विटामिन सी की जरूरत पड़ती है, और कोलेजन का जो काम होता है, ये एज ए सपोर्टिंग मैट्रिक्स वर्क करता है कहाँ पे? ब्लड वेसल्स में, जिससे ब्लड वेसल्स की इंटेग्रिटी और इलास्टिसिटी जो है वो मेंटेन रहती है। कनेक्टिव टिश्यूज में, कनेक्टिव टिश्यूज भी इलास्टिक होते हैं। बोन्स और कार्टिलेज में भी ये वर्क करता है कोलेजन। रिड्यूसेस फेर्रिक आयन टू फेरस आयन, है ना? तो अगर फेर्रिक आयन को ये फेरस आयन में ये रिड्यूस कर, तो ये जो फेरस आयन होता है यही एब्जॉर्ब होता है। तो दैट मीन्स कि इट फैसिलिटेट्स द एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन फ्रॉम वेजिटेबल फूड्स। वेजिटेबल फूड में जो आयरन है वो फेर्रिक आयन होता है, उसको ये पहले किस में तोड़ता है? फेरस आयन में, और फिर ये एब्जॉर्ब होते हैं। तो ये एस्कॉर्बिक एसिड और काम क्या करता है? यानी आयरन के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। ठीक। तो अब इसकी डिफिशियंसी से क्या होता है? सबसे पहली डिफिशियंसी जो होगा वो स्कर्वी। स्कर्वी में क्या होता है? स्कर्वी की फाइंडिंग्स में जो क्लिनिकल फीचर्स होते हैं वो स्वेलिंग एंड ब्लीडिंग गम्स। डिलेड वुंड हीलिंग, एनीमिया एंड वीकनेस। ठीक, ये इसकी फाइंडिंग है स्कर्वी की, ये क्लिनिकल फीचर्स है, ये इसकी डिफिशियंसी से होता है। अब मान लीजिए अगर विटामिन सी की कमी है, तो यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई एनीमिया। एनीमिया क्यों होगा विटामिन सी की कमी से? क्योंकि ये जो है फेर्रिक आयन को फेरस आयन में रिड्यूस नहीं करेगा, तो उसका एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा। तो इसलिए अगर विटामिन सी की कमी है, तो स्कर्वी के साथ साथ एनीमिया का होना मस्ट है, वहां पे एनीमिया जरूर पाया जाएगा। अब इसकी रिक्वायरमेंट कितनी होगी? एडल्ट्स में 40 मिलीग्राम पर डे। एडल्ट्स में इसकी जो रिक्वायरमेंट है वो 40 मिलीग्राम पर डे, यही इसकी रिक्वायरमेंट विटामिन सी। ठीक है, मोस्ट सेंसिटिव विटामिन है किसकी? हीट के लिए। दिस इज द मोस्ट सेंसिटिव विटामिन टू हीट। फंक्शन क्या है? इट इज वर्क्स एज ए एंटीऑक्सीडेंट, है ना, नीडेड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कोलेजन, रिड्यूसेस फेरिक आयन टू फेरस आयन। तो फेरस आयन क्या होता है? फिर वो एब्जॉर्ब होता है। तो बेसिकली इसका काम क्या है? इट हेल्प्स इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन फ्रॉम वेजिटेबल फूड। इसकी डिफिशियंसी से क्या हो रहा है? ये मेन डिफिशियंसी डिसऑर्डर क्या है? स्कर्वी। एस्कॉर्बिक एसिड का डिफिशियंसी क्या होता है? स्कर्वी होता है। स्कर्वी के फिर ये सारे फीचर्स हैं। रिक्वायरमेंट में इसका 40 मिलीग्राम पर डे की इसकी रिक्वायरमेंट है। अब आइए विटामिन के। नेचुरली दो फॉर्म में ये अवेलेबल होता है, विटामिन के 1 और विटामिन के 2। विटामिन के 1 जो होता है वो जो ग्रीन वेजिटेबल्स होती हैं वहां से मिलता है, और विटामिन के 2 जो है, ये जो इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया है ये खुद इसको सिंथेसाइज करते हैं, यानी इसका जो सोर्स है वो हमारे इंटेस्टाइन में है विटामिन के 2 का। विटामिन के इज अ फैट soluble विटामिन एसेंशियल फॉर ब्लड क्लॉटिंग, बोन हेल्थ एंड और भी बहुत सारे इसके फंक्शंस हैं। दो फॉर्म में आता है के 1, जिसको हम कहते हैं फाइलोक्विनोन, एंड के 2 मेनाक्यूनोन। दो फॉर्म। तो ये जो के 1 है फाइलोक्यूनोन है, ये जो इसका सोर्स क्या है? फ्रेश ग्रीन वेजिटेबल्स। फ्रेश ग्रीन वेजिटेबल्स। और के 2 जो है ये हमारी बॉडी में ही इसकी सिंथेसिस होती है। कैसे? जो इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया है वो इसको सिंथेसाइज करते हैं। ठीक है, इसका सोर्स जो है इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया इसकी सिंथेसिस करते हैं। इसका सोर्सेस क्या क्या होगा विटामिन के का? ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, स्पिनच है, केल है, ब्रोकली है ना, वेजिटेबल ऑयल्स स्पेशली सोयाबीन, कैनोला, मीट, चीज, एग्स एंड फर्मेंटेड फूड्स, है ना, ये सब क्या है? इसके सोर्सेज हैं विटामिन के। ठीक, अब इसका फंक्शन देख लीजिए। तो ब्लड क्लॉटिंग में इसका फंक्शन है। विटामिन के प्लेज ए क्रूशियल रोल इन द क्लॉटिंग प्रोसेस बाय एडिंग इन द सिंथेसिस ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर्स।
और अगर विटामिन के की डिफिशियंसी है तो इट कैन लीड टू इंक्रीज ब्लीडिंग टेंडेंसी। जिनके में भी विटामिन के की डिफिशियंसी होती है उनके में प्रोथ्राम्बिन टाइम जो होता है वो डिलेड हो जाता है। प्रोथ्राम्बिन टाइम जो है वो डिलेड रहेगा जिनमें भी विटामिन के की डिफिशियंसी होती है। इसके अलावा बोन हेल्थ में ये हेल्पफुल, विटामिन के इज इन्वॉल्व इन बोन मेटाबॉलिज्म एंड मिनरल मिनरलाइजेशन। ठीक है, हेल्प्स इन द सिंथेसिस ऑफ ऑस्टियोकैल्सिन, ए प्रोटीन इंपॉर्टेंट फॉर बोन स्ट्रेंथ। अदर फंक्शन में सपोर्ट कार्डियोवास्कुलर हेल्थ बाय प्रिवेंटिंग आर्टेरियल कैल्सिफिकेशन। इसके अलावा इंसुलिन सेंसिटिविटी और कैंसर प्रिवेंशन में भी इसका रोल हो सकता है, मे बी, बट अभी वो स्टेब्लिश्ड रोल नहीं है। विटामिन के की डिफिशियंसी से इजी ब्रूजिंग, एक्सेसिव ब्लीडिंग, ऑस्टियोपोरोसिस और इंक्रीज फ्रैक्चर रिस्क। एक लाइन में अगर हम कहें ना तो विटामिन के की डिफिशियंसी से जो मोस्ट कॉमनली जो होती है कौन सी होती है? हेमोरेजिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न। हेमोरेजिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न ड्यू टू विटामिन के डिफिशियंसी होती है। और दूसरे क्या है? इजी ब्रूजिंग, एक्सेसिव ब्लीडिंग, ये सब क्या है? ये इसी के सिम्टम्स हैं। ग्रुप्स, कौन सा ग्रुप सबसे ज्यादा रिस्क होता है? न्यूबॉर्न। न्यूबॉर्न क्योंकि जो गट बैक्टीरिया होती है अभी न्यूबॉर्न में वो पूरी तरीके से स्टेब्लिश नहीं हो पाती, तो जो विटामिन के टू जो बनना चाहिए, जो गट बैक्टीरिया वही तो सिंथेसाइज कर रहे हैं उसको विटामिन के टू को, तो वो चीज यहाँ पे नहीं हो पाती, तो इसलिए सबसे ज्यादा रिस्क ग्रुप जो होता है वो न्यूबॉर्न्स का होता है। इसके अलावा इंडिविजुअल्स विथ माल एब्जॉर्प्शन डिसऑर्डर, सीलियाक डिजीज, कंटिन्यूअस किसी को अगर डायरिया हो रही है तो वहां पे भी वो रिस्क ग्रुप है। दोज ऑन लॉन्ग टर्म एंटीबायोटिक्स और सर्टेन मेडिकेशन, जो लॉन्ग एंटीबायोटिक का एक सबसे कॉमन जो एडवर्स इफेक्ट है वो ये है कि ये जो गट फ्लोरा होता है उसको डिस्टर्ब कर देते हैं। डायरिया जो है एंटीबायोटिक्स का एक एडवर्स इफेक्ट है, कॉमन साइड इफेक्ट्स में आता है डायरिया, तो इसीलिए हमेशा उसके साथ एक प्रोबायोटिक भी लगा दी जाती है कि जो गट फ्लोरा है वो मेंटेन रहे। ठीक है, ये हो गया। अब इसकी रिक्वायरमेंट, विटामिन के की रिक्वायरमेंट क्या होती है? तो एडल्ट्स के लिए अराउंड 0.03 मिलीग्राम पर केजी पर डे के हिसाब से ये जरूरत होती है, इसकी रिक्वायरमेंट होती है। अच्छा, एक क्वेश्चन अक्सर आता है कि ना न्यूबॉर्न्स में कौन से विटामिन की डिफिशियंसी होती है? न्यूबॉर्न्स में कौन से विटामिन की डिफिशियंसी होती है? तो ग्रुप साइट रिस्क में देखिए सबसे पहले क्या है? न्यूबॉर्न। हाँ, विटामिन के तो एक लाइन ये जरूर याद रखिएगा कि न्यूबॉर्न्स में अगर कोई विटामिन जो डिफिशियंट होती है तो वो विटामिन के की डिफिशियंसी होती है, और उसकी वजह से उस विटामिन के की डिफिशियंसी से जो डिजीज हो सकती है दैट इज हेमोरेजिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न। उसके सिम्टम क्या है? इजी ब्रूजिंग, एक्सेसिव ब्लीडिंग एंड ऑस्टियोपोरोसिस और इंक्रीज फ्रैक्चर रिस्क, ये सब उसके क्या है? सिम्टम्स हैं। अब विटामिन तो ई, बाद का इंजेक्शन भी लगता है न्यूबॉर्न को एट बर्थ। हाँ, न्यूबॉर्न्स को एज ए प्रोफाइलेक्सिस उसका इंजेक्शन दिया जाता है विटामिन के का। तो इसीलिए कहते हैं ना, तो क्वेश्चन तो यही बना ना कि न्यूबॉर्न्स में कौन सी विटामिन डिफिशियंट होती है, तो जिसका इंजेक्शन आप दे रहे हैं वही तो डिफिशियंट होगा। विटामिन के की डिफिशियंसी होती है न्यूबॉर्न्स में। अब विटामिन ई, द इसेंशियल एंटीऑक्सीडेंट, ये विटामिन ए का सबसे अहम रोल जो है एज एन एंटीऑक्सीडेंट होता है ना। फैट सोल्यूबल विटामिन है ना, इनकी सबसे अच्छी प्रॉपर्टीज क्या है? एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज है। 8 केमिकल फॉर्म्स में ये मिलते हैं, इनका अलग अलग ग्रुप है। 4 टोकोफेरॉल ग्रुप है और 4 टोकोट्राइनॉल्स। ये चार दो ग्रुप अलग अलग है जिनमें चार चार इसकी सब टाइप्स होती हैं। टोकोफेरॉल्स में क्या? अल्फा टोकोफेरॉल, बीटा टोकोफेरॉल, गामा एंड डेल्टा टोकोफेरॉल। इसमें से मोस्ट बायोलॉजिकली एक्टिव फॉर्म जो है वो अल्फा टोकोफेरॉल होता है विटामिन ई का। मोस्ट बायोलॉजिकली फॉर्म क्या है? अल्फा टोकोफेरॉल है। और टोकोट्राइनॉल्स स्ट्रक्चरली जो है ये एकदम सिमिलर होते हैं टोकोफेरॉल्स के, लेकिन इसमें एक अलग से अनसैचुरेटेड साइड चेन होती है, इसीलिए इसको टोकोट्राइनॉल्स कहा गया। हाँ, दोनों स्ट्रक्चर एकदम सिमिलर होता है, लेकिन एक एक्स्ट्रा जो है अनसैचुरेटेड साइड चेन इसमें होती है। अब टोकोफेरॉल्स में मोस्ट बायोलॉजिकली एक्टिव फॉर्म जो होता है वो अल्फा टोकोफेरॉल का होता है। फंक्शंस क्या है इसके? एक तो एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज, विटामिन ई प्रोटेक्ट सेल फ्रॉम डैमेज काज्ड बाय फ्री रेडिकल्स। सर फ्री अगर रेडिकल्स इसका टाइप्स पूछ किसका? सर अगर इसका टाइप्स पूछेगा 2 बताएंगे या फिर 8? टाइप्स दो हैं, दो मेजर टाइप है ना इसकी। आठ जी फॉर्म, जी। 8 केमिकल फॉर्म में है, लेकिन दो देखिए, दोनों को मैंने हाईलाइट करके रखा है आपके सामने।
टोकोफेरॉल्स एंड टोकोट्राइनल्स। फिर इनकी फर्दर जो है वो सब टाइप्स है ना, 4 टोकोफेरॉल्स हैं और 4 टोकोट्राइनल्स हैं। अब फंक्शन, सबसे मेजर और इम्पोर्टेंट फंक्शन जो इसका है, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी। फ्री रेडिकल से जो डैमेज होता है उससे ये प्रोटेक्ट करता है। दूसरे लाइक हार्ट डिजीज और कैंसर है ये, इसमें भी बेनिफिशियल रोल इसका है ना। स्किन हेल्थ, helps in maintaining healthy skin and hair, used in skincare products for in moisturizing and anti-aging effects. Immune function, supports immune system function, helps in fighting off infection. तो जो एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज है उसी से इम्यून फंक्शन भी रिलेट कर रहा है। अब इसका जो सबसे मेजर सोर्स होता है वो प्लांट ऑयल होते हैं। इसका जो सबसे मेजर सोर्स होता है विटामिन ई का, वो प्लांट ऑयल, व्हीट जर्म ऑयल है, सनफ्लावर ऑयल है, सोयाबीन ऑयल है, ऑलिव ऑयल। ये इसके जो रिचेस्ट सोर्स हैं विटामिन ई के। और दूसरे सोर्सेज हैं लाइक नट्स एंड सीड्स, आलमंड्स, सनफ्लावर सीड्स, हेजलनट्स, पीनट्स, फोर्टिफाइड फूड्स जिसमें अलग से फोर्टिफिकेशन किया जाता है। ब्रेकफास्ट सीरियल्स हैं, फ्रूट जूसेज है, उसमें अलग से विटामिन ई का फोर्टिफिकेशन किया जाता है। और कुछ ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स है जिनमें माइन्यूट अमाउंट में पाया जाता है, स्पिनच है, स्विस चार्ड एंड केल, इसमें भी एक माइन्यूट क्वांटिटी में पाया जाता है। बट जो रिचेस्ट सोर्स है वो प्लांट ऑयल है। प्लांट ऑयल इसका क्या है, रिचेस्ट सोर्स है विटामिन ई का। विटामिन ई की डिफिशियंसी से होता क्या है, इसमें जो विटामिन ए की डिफिशियंसी से जो बताया गया, हेमोलाइटिक एनीमिया ऑफ न्यूबॉर्न। हालांकि एग्जैक्ट मैकेनिज्म नहीं पता इसका। हेमोलाइटिक एनीमिया ऑफ न्यूबॉर्न ये ड्यू टू विटामिन ई डिफिशियंसी। और इसकी जो टोटल रिक्वायरमेंट होती है विटामिन ई की, वो 0.8 मिलीग्राम पर ग्राम ऑफ इसेंशियल फैटी। अब इसेंशियल फैटी एसिड क्यों, क्योंकि इसका जो रिचेस्ट सोर्स है वो क्या है, प्लांट ऑयल्स है। और ये फैट सॉल्युबल विटामिन है, तो ऑयल्स जो क्या होंगे, वो फैट ही तो होंगे। तो पर ग्राम ऑफ इसेंशियल फैटी एसिड इसकी जो रिक्वायरमेंट दी जाती है वो 0.8 मिलीग्राम इसकी रिक्वायरमेंट मानी जाती है। ड्यू टू डिफिशियंसी क्या होता है, हेमोलाइटिक एनीमिया ऑफ न्यूबॉर्न। ठीक है, अब विटामिन डी के बारे में थोड़ा सा जल्दी जल्दी देख लीजिए, टाइम कम है। तो विटामिन डी क्या है, इट इज आल्सो ए फैट सॉल्युबल विटामिन। हाँ, विटामिन डी क्या है, इट इज आल्सो ए फैट सॉल्युबल विटामिन, इसेंशियल फॉर बोन हेल्थ एंड इम्यून फंक्शन। सोर्सेज क्या क्या है इसके, सनलाइट, फैटी फिश, एग योक्स, फोर्टिफाइड फूड। सनलाइट क्या है, द स्किन जो अल्ट्रावायलेट रेज जो पड़ती है स्किन में, तो वो क्या करती है, विटामिन डी को प्रोड्यूस करती है। अब वो एक कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म है कि किस तरीके से वो प्रोड्यूस होती है, जाके किडनीज में कहीं जाके वो जो एक्टिव फॉर्म है 125 डाई हाइड्रोक्सीकोलिक एल्सिफेरॉल, वहां पे जाके कन्वर्जन होता है। तो इसीलिए विटामिन डी को एक चीज और याद रखिए, विटामिन डी को किडनी हार्मोन भी कहा जाता है। क्यों, क्योंकि अगर हम देखें ना, तो इसकी जो सिंथेसिस होती है वो किडनीज में जाके ही होती है, जो इसका एक्टिव फॉर्म है वो किडनीज में ही जाके बनता है। तो इसलिए कहा जाता है कि विटामिन डी को किडनी हार्मोन भी कहा जाता है। एक लाइन ये लिखिएगा कि विटामिन डी इज आल्सो नोन एज ए किडनी हार्मोन। सोर्सेज क्या है इसका, सनलाइट है, फैटी फिश, सालमन, ट्यूना, मैकरेल, एग योक्स ना, एंड फोर्टिफाइड फूड्स, मिल्क, ऑरेंज जूस, सीरियल्स, इसमें क्या फोर्टिफिकेशन भी होता है विटामिन डी का। सप्लीमेंटेशन, विटामिन डी के सप्लीमेंट्स आते हैं, इसके कैप्सूल आते हैं जो दिए जाते हैं। डिफिशियंसी डिसऑर्डर क्या क्या हो सकता है, रिकेट्स, सबसे पहले चीज जो सबसे पहली डिफिशियंसी डिसऑर्डर जो है ड्यू टू विटामिन डी, वो क्या है, रिकेट्स है, सॉफ्टनिंग एंड वीकनिंग ऑफ द बोन्स इन चिल्ड्रन। दूसरी है ऑस्टियोमेलेसिया, सॉफ्टनिंग ऑफ बोन्स इन एडल्ट्स। दोनों देखिए सेम है, बच्चों में अगर हो रहा है तो उसका नाम हमने क्या दे दिया, रिकेट्स का। एडल्ट्स में हो रहा है तो ऑस्टियोमेलेसिया। अब वही है कि अगर सॉफ्टनिंग और वीकनिंग हो रही है बोन्स की, दैट मीन्स की इंक्रीज रिस्क ऑफ फ्रैक्चर, फ्रैक्चर का रिस्क बढ़ जाएगा ड्यू टू वीकेंड बोन्स। मसल वीकनेस अफेक्ट स्ट्रेंथ एंड मोबिलिटी। ठीक है, विटामिन डी की रिक्वायरमेंट कितनी होती है, विटामिन डी की रिक्वायरमेंट कितनी होती है। तो रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस जो एडल्ट्स को 600 टू 800 इंटरनेशनल यूनिट पर डे, इन्फेंट्स को 400, स्पेशली जो है इन्फेंट्स के लिए है कि 400 इंटरनेशनल यूनिट मिनिमम इसकी रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, अराउंड 10 माइक्रोग्राम पर डे, 10 माइक्रोग्राम पर डे।
इसके अलावा रिक्वायरमेंट को कौन कौन से फैक्टर है जो अफेक्ट करते हैं? एज है, स्किन कलर है, जियोग्राफिक लोकेशन है, सन एक्सपोजर और डाइटरी इंटेक। ये क्या है? ये ऐसे फैक्टर्स हैं जो इसकी रिक्वायरमेंट को अफेक्ट, तो रिक्वायरमेंट जो है इसकी घटती बढ़ती रहती है। तो अब जो अल्ट्रावायलेट रेस से जो विटामिन डी मिलती है वो इनएक्टिव फॉर्म होता है, इनएक्टिव फॉर्म होता है। तो वो क्या करता है? तो वो कोलेस्ट्रॉल को जो है कन्वर्ट करा देता है किसमें? विटामिन डी में। और जो ये विटामिन डी होती है इसका स्टोरेज कहाँ पे होता है? इसका स्टोरेज कहाँ पे होगा? जो बॉडी में फैट डिपोट्स हैं ना, यहाँ पे विटामिन डी का स्टोरेज होता है। इंपॉर्टेंस क्या है विटामिन डी की? बोन हेल्थ में इसेंशियल फॉर कैल्शियम एब्जॉर्प्शन एंड बोन मिनरलाइजेशन। इम्यून फंक्शन में है। मूड रेगुलेशन, लिंक टू मेंटल हेल्थ एंड मूड स्टेबिलिटी एंड रिड्यूस्ड रिस्क ऑफ क्रोनिक डिजीज ना, सर्टेन कैंसर्स, कार्डियोवास्कुलर डिजीज, उसमें भी इनका रोल है थोड़ा बहुत। तो इसकी जो डिफिशियंसी है, स्पेशली दो डिफिशियंसी है बच्चों में और बड़ों में ना। बच्चों में क्या है? रिकेट्स है, और बड़ों में, एडल्ट्स में ऑस्टियोमाइलिस। ऑस्टियोमेलेसिया हो रही है। कैल्शियम एक लास्ट है, इसको देख लीजिएगा। कैल्शियम किसके लिए जरूरी है? कैल्शियम इज वाइटल फॉर बोन एंड टीथ हेल्थ, कंट्रीब्यूटिंग टू देयर स्ट्रेंथ एंड डेंसिटी। यहाँ पे जरूरत है। इट फैसिलिटेट्स मसल कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन इंक्लूडिंग द हार्ट बीट। कैसे? हमने जब कैल्शियम चैनल ब्लॉकर पढ़ा था ना, तो वहां पे हमने बताया था ना, कैल्शियम इनफ्लक्स होता है तभी मसल जो है वो कंट्रैक्ट करती है। तो मसल कंट्रैक्शन में इसका रोल है, और रिलैक्सेशन में भी। जब इसका इफ्लक्स होगा कैल्शियम का, तो मसल जो होगी वो रिलैक्स करेंगे। Calcium is involved in nerve transmission and cellular signaling, and it also plays a role in blood clotting, enzyme activation, and hormone secretion. सोर्सेज क्या है कैल्शियम के? डेयरी प्रोडक्ट्स, मिल्क, चीज, योगर्ट एंड कैफे, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, फिश, फोर्टिफाइड फूड्स जिसमें फोर्टिफिकेशन किया जाता है स्पेशली। अब कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन है वो किन किन चीजों पे डिपेंड करता है? तो इट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय फैक्टर्स सच एज विटामिन डी लेवल्स, स्टमक एसिड एंड अदर डाइटरी कंपोनेंट। अब जो विटामिन डी है ये क्या काम करता है? इट इनहांसेस कैल्शियम एब्जॉर्प्शन बाय प्रोमोटिंग द सिंथेसिस ऑफ कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन्स इन द इंटेस्टाइन। तो कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन के लिए विटामिन डी जरूरी है। एडुकेट स्टमक एसिड लेवल्स आर नेसेसरी फॉर कैल्शियम टू बी रिलीज फ्रॉम फूड एंड एब्जॉर्ब। अब मान लीजिए HCl का प्रोडक्शन अगर नहीं हो रहा है, तो जो फूड आया है, जो फूड आया है स्टमक में, वहां से इसकी रिलीज ही नहीं हो पाएगा अगर HCl जो है एडिक्वेटली अमाउंट में HCl की सिंथेसिस नहीं हो रही है। एंड सम डाइटरी कंपोनेंट लाइक एक्सलेट्स एंड फाइटेट्स फाउंड इन सर्टेन फूड कैन इनहिबिट कैल्शियम। अब एक्सलेट और फाइटेट्स हैं, अगर इनकी एक्सेस हो रही है बॉडी में, तो ये क्या करते हैं? इट कैन इनहिबिट कैल्शियम एब्जॉर्प्शन। डिफिशियंसी, तो कैल्शियम deficiency can lead to osteoporosis, a condition characterized by weak and brittle bones. It may also increase the risk of fractures, especially in older adults. Insufficient calcium intake can result in dental problems like tooth decay है, gum disease है, क्योंकि कैल्शियम की जरूरत पड़ती है दांतों के लिए भी। एंड मसल क्रैम्प्स, स्पाज्म एंड नमनेस आर कॉमन सिम्टम ऑफ कैल्शियम डिफिशियंसी। ठीक है, ये चीजें होगी। कैल्शियम की रिक्वायरमेंट कितनी होनी चाहिए पर डे? कैल्शियम पर डे कितना चाहिए? 1 ग्राम। 1 ग्राम पर डे, एडल्ट्स में, चाहे मेल हो वो फीमेल हो, 1 ग्राम। और आई थिंक कि प्रेगनेंसी में ये 1200 ना, 1200 के अराउंड हो जाता है, 1200 मिलीग्राम या 1.2 ग्राम पर डे इन प्रेगनेंसी। वैसे एडल्ट्स के लिए डेली रिक्वायरमेंट जो है वो 1 ग्राम की है पर डे के हिसाब से। ठीक है, बस यही था।